आपके साथ मैं हूं अभिलाषा और बहुत बहुत स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। एपीएन का जनमत संग्रह, जी हां, हमने अधिवक्ता प्रशांत भूषण पर जनमत संग्रह किया। जब कश्मीर सुलग रहा हो, देश के हुक्मरान घाटी में शांति बहाल करने की हर संभव कोशिश में जुटे हों, प्रशांत भूषण की कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग करना और फिर कहना कि अगर कश्मीरी अलग होना चाहें तो उन्हें देश से अलग होने देना चाहिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और गैर जिम्मेदाराना बयान था। सस्ती लोकप्रियता या यूं कहें कि खबर में बने रहने के लिए देश को दांव पर लगाना क्या देशद्रोह नहीं है? एपीएन ने इसी पर जनमत संग्रह किया और हम गए जनता के बीच, आम लोगों के बीच, आपके बीच, और हमारा सवाल था, क्या प्रशांत भूषण देशद्रोही हैं? और यकीन मानिए, इस जनमत संग्रह में देश के कोने कोने से लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ट्विटर, फेसबुक, फोन, व्हाट्सएप, ईमेल और पोस्ट के जरिए भी लोगों ने खत लिखे, हमें अपनी राय पहुंचाई। इस जनमत संग्रह में अपनी बेबाक राय रखने के लिए हम अपने दर्शकों को धन्यवाद करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये खास कार्यक्रम कि जनमत संग्रह यानी आपकी आवाज क्या कहती है, और हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे इस मसले पर चर्चा के लिए। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे जनमत संग्रह पर। कश्मीर में सुलग रही आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। केंद्र और राज्य सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद राज्य में हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं। राजनीतिक दलों से लेकर आम आदमी हर कोई कश्मीर समस्या के जल्द समाधान के पक्ष में है। ऐसे में अधिवक्ता और तथाकथित बुद्धिजीवी प्रशांत भूषण का कश्मीर को लेकर दिए गए इस बयान ने देशवासियों को झकझोर दिया। मेरी राय ये है कि वहाँ पर प्लेबिसाइट कराकर अगर वो अलग होना चाहते हैं तो उनको अलग होने देना चाहिए। तो सुना आपने, प्रशांत भूषण कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग कर रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि अगर कश्मीर के लोग अलग होना चाहते हैं तो देश से अलग हो सकते हैं। कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग करने वाले प्रशांत भूषण पर एपीएन ने जनमत संग्रह करने का फैसला किया। हमारा सवाल था, क्या प्रशांत भूषण देशद्रोही हैं? हफ्ते भर तक चले इस जनमत संग्रह में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यकीन मानिए, हमारे ऑफिस के फोन दिन रात बजते रहे। हमारी ट्विटर और फेसबुक साइट पर लोगों की राय का अंबार लग गया। लोगों ने हमें अपनी राय व्हाट्सएप, ईमेल और पोस्ट के जरिए भी भेजी। कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक लोगों ने इस जनमत संग्रह में अपनी राय दी है। अगर असम की रचिता दत्ता ने प्रशांत भूषण को देश से निकालने की बात कही तो राजधानी दिल्ली के अनंत ने प्रशांत के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की बात सुझाई है। कश्मीर के भी कई स्थानीय लोगों ने अपने विचार रखे। श्रीनगर के मोहम्मद इकबाल वानी ने कश्मीर में जनमत संग्रह का समर्थन किया, लेकिन उन्हीं के शहर श्रीनगर के मुर्तजा और वसीम कश्मीर को भारत का हिस्सा मानते हैं। उनका कहना है कि जनमत संग्रह का तो सवाल ही नहीं उठता। कश्मीर हमेशा से हिंदुस्तान का हिस्सा रहा है और आगे भी रहेगा। इन लोगों ने प्रशांत भूषण की नीयत पर ही सवाल उठा दिए। इनका कहना है, प्रशांत भूषण को कश्मीरियों को लेकर फैसला करने का कोई हक नहीं है। राजस्थान में जोधपुर के सूर्यवर्धन ने प्रशांत भूषण के बयान को देश को तोड़ने वाला बयान बताया, जबकि बेंगलुरु के चंद्रशेखर राव ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण के बयान को राष्ट्र को अपमानित करने वाला बयान बताया। जसपुर छत्तीसगढ़ के राम अवतार राय, यूपी में कन्नौज के अरमान सिंह, मध्य प्रदेश में रायपुर के प्रेमलाल साहू और यूपी के मेरठ के विनीत कुमार और गाजीपुर के इंद्रपाल सिंह ने प्रशांत भूषण के बयान की घोर निंदा की है। कई राजनेताओं ने भी इस जनमत संग्रह पर अपनी राय रखी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने प्रशांत भूषण के बयान पर चिंता जताई है। बुधवार दोपहर 12 बजे पूरे हुए इस विशाल जनमत संग्रह का हजारों लोग हिस्सा बने और अपनी मतों को रखा। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एपीएन न्यूज हिंदी के ट्विटर हैंडल पर हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें 91% लोगों ने प्रशांत भूषण को देशद्रोही ठहराया। साथ ही फोन कॉल, व्हाट्सएप, ईमेल और पोस्ट के जरिए मेल जवाबों में 98% लोगों ने प्रशांत भूषण के खिलाफ अपने मत दिए।
जिससे साफ है कि 94.5% यानी कि 94.5% लोगों ने प्रशांत भूषण को देशद्रोही ठहराया है। जनमत संग्रह के इस एक तरफा फैसले से ये तो साफ हो गया है कि हमारे देश के नागरिक कितने जागरूक हैं। जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने में कुछ राजनीतिक दल भले ही सफल हो जाएं, लेकिन जब बात देश के अपमान या विभाजन की आती है तो सभी देशवासियों का खून खौल उठता है और उनके अंदर का देश प्रेमी जाग उठता है। विशेष रिपोर्ट एपीएन टीम। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका भी हम मत जानना चाहेंगे। जो सवाल हमने आम लोगों से पूछा था, वो क्या सोचते हैं इस मसले पर कि वो देशद्रोही हैं या नहीं है, प्रशांत भूषण देशद्रोही हैं या नहीं है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं स्टूडियो में। विष्णु नागर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत बधवार एडिटर इन चीफ इंडिया लीगल के हमारे साथ हैं। करण ग्रोवर हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ, और राजू पारुलकर ब्लॉगर हैं, तमाम सामाजिक मसलों पर अपनी राय बेबाकी से रखते हैं, हमारे बीच है। मेजर सुरेंद्र पूनिया हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ। एक सैनिक के तौर पर कितनी गंभीरता से इन बातों को लिया जाए, क्योंकि हतोत्साहित होते हैं देश के सैनिक भी, आम लोग भी और पूरी सरकार भी। सुशील पंडित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सह संस्थापक हैं रूट्स इन कश्मीर के मसलों को बेहतर तरीके से उठाया है और वहाँ किस तरह की दिक्कतें हैं वो बेहतर तरीके से समझते हैं। चर्चा की हम शुरुआत करें। सबसे पहले जो सवाल है सीधे तौर पे जो हमने आम लोगों से पूछा था कि क्या प्रशांत भूषण अगर ये कहते हैं कि रेफरेंडम होना चाहिए और वहाँ के लोगों से पूछना चाहिए कि आप कश्मीर का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं, वहाँ के लोगों की सोच के हिसाब से भारत सरकार को फैसला लेना चाहिए, तो क्या ये बयान गैर जिम्मेदाराना होने के साथ साथ एंटी नेशनल भी है, तो क्या वो देशद्रोही हैं? हमने यही सवाल पूछा था। मैं सीधे इंद्रजीत बधवार जी आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि इस सवाल को किस तरह से तोलते हैं आप, खास तौर पे जो हमारा पॉल आया है उसको देखने के बाद। देखिए, मैं ओपिनियन पोल्स में एक पब्लिक ओपिनियन रिफ्लेक्ट करती है जी, और उसमें पब्लिक की जो स्थिति में जो वहाँ पर जो मानसिकता है उसकी एक ये रिफ्लेक्शन है, एक दर्पण है। मगर मैं कश्मीर के मसले को पर्सनली इंडिविजुअली मैं 1985 से देख रहा हूँ। 1986 नवंबर में जब फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी का पैक्ट हुआ था जी, तो मैं उस टाइम पे भी जब दोनों ये मिले थे मैं शामिल था, उसी कमरे में था। और उसके बाद 86 इलेक्शन जो हुआ था वहाँ पर नवंबर में, जो जहाँ से ये ज़्यादातर ये मामले शुरू हुए, तब भी मैं था। तो एक ऐतिहासिक तौर से मैं जानता हूँ। और मैं जो हमारी गवर्नमेंट की नीतियाँ, हमारी पॉलिसी जो रही हैं कश्मीर में जी, वह उनकी हमेशा मैं कठोर निंदा करते आया हूँ कि कोई भी प्रशासन जो यहाँ पर रहा है, राजीव गांधी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वीपी सिंह की सरकार हो जी, मैं उनसे मान्यता नहीं रखता था, क्योंकि मैं समझता था कि हमारी जो नीतियाँ हैं कश्मीर के प्रति, क्यों कश्मीर हमसे दूर हो रहा है, जो कश्मीर हमसे अपने आप जुड़ गया था। और 1947 में जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उन्होंने साइन किया था जी, और हमारी फौज ने अपना बलिदान देके पाकिस्तान की फौज को वहाँ से भगाया था, उनके ही, और उधर शहीद जो हुए थे लोग ज़्यादातर उनकी पाकिस्तान की गोलियों से, वो वहाँ के कश्मीरी मुस्लिम शहीद हुए थे। रेप ऑफ बारामुल्ला तो आप जानते हैं उसमें क्या हुआ था। मगर इसमें मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि जब हमारे लोग हमारा लहू बहा है वहाँ पर, हमारे सोल्जर्स का और वहाँ के कश्मीरी मुसलमानों का, जो फर्स्ट लाइन में डिफेंस थे कश्मीर में अगेंस्ट द पाकिस्तानी इन्वेजन, कि पाकिस्तानी इन्वेजन के बाद उनका कोई लोकल स्टैंड है वहाँ पर बनता नहीं था। वो कश्मीर डिस्प्यूट अगर हम कहते हैं उसके भागीदार नहीं है। मैं मानता नहीं हूँ कि हमें कभी भी 1940 इसको एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी बताना चाहिए थी। सबसे पहली हमारी गलती थी। और दूसरा ये है कि मैं देश को नेशनल और एंटी नेशनल में डिवाइड नहीं करता। मैं देखता हूँ कौन किस विचार से कौन क्यों कह रहा है। मगर इसमें जो प्रशांत भूषण ने किया है कि वो बरैया के छत्ते में इसने हाथ डाला है बेकार में, और बड़ी मेरे ख्याल में इसकी बड़ी बेवकूफ़ी है। क्यों? क्योंकि इस टाइम जो हम शांति और अमन जो चाहते हैं वहाँ पर हम आगे हाथ बढ़ा रहे हैं, वो जब प्रशांत भूषण जैसे लोग आकर खड़े होके, जो बहुत प्रभावित लोग हैं, PILs फाइल करते रहते हैं, जब वो प्लेबिसाइट की बात करते हैं, ये नहीं कि कश्मीर का मामला का मसला हल हो। प्लेबिसाइट मीन्स पाकिस्तान,
जी। क्योंकि प्लेबिसाइट बेसिकली जो यूएन रेजोल्यूशन 48 रेजोल्यूशन है, इट्स ऑन द रिकॉर्ड, उसमें सिंपली ये है कि दे कैन द प्लेबिसाइट मींस कि आप पाकिस्तान को चूज करेंगे, हिंदुस्तान को चूज करेंगे। मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान इसमें भागीदारी है ही नहीं। और जब आप कश्मीरियों के सामने ये कहते हैं कि यू हैव द राइट टू गो टू पाकिस्तान, दैट इज वेरी डिफरेंट from the right to greater autonomy or the 1953 constitution or any of these other things which the mainline parties want. So ये क्या कर रहे हैं कि ये जो डिमांड जो है असल में जो गिलानी साहब करते हैं, जो अशरफ सर्राफ करते थे, जो प्रोफेसर अब्दुल गनी करते थे, और जिस डिमांड को छोड़ दिया अब्दुल गनी लोन ने, जो मारे गए थे, जो शहीद हुए थे, काजी निसार ने जो शहीद हुए थे, मीर मुस्तफा ने जो शहीद हुए थे, प्रोफेसर मुशीर उनके वाइस चांसलर जो शहीद हुए थे, मौलाना फारूक जो शहीद, किन्ने मारा? इनको टेररिस्ट ने मारा, इनको मुजाहिदीन ने मारा। और इनको जो ये मांग जो प्लेबिसाइट की है, ये मुजाहिदीन, पाकिस्तानी सपोर्टेड मुजाहिदीन की है। और जब ये प्रशांत भूषण ये मांग करते हैं तो ये मेरे ख्याल में ये हिंसा की तरफदारी कर रहे हैं और अहिंसा की तरफदारी नहीं कर रहे हैं। चलिए, यानी कि जिम्मेदाराना बयान तो ये कहीं से भी नहीं कहा जा सकता। और कश्मीर के जो बहुत ही मेजर इंसिडेंट्स थे उनका भी आपने जिक्र किया है यहाँ पे। कश्मीर के मसले को समझना बेहद जरूरी है और सोशल मीडिया और जहाँ पूरे देश की आवाज उठती है कश्मीर के लिए, अपने आन बान शान के लिए हम अपनी आवाज बुलंद करते हैं, जब कश्मीर की बात होती है तो पूरा देश एक होता है। वो जो सोच है, वो जो भावना है, वो राजू पारुलकर से हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं सुशील पंडित जी आपसे जानना चाहूंगी कि जितनी बातें अभी इंद्रजीत बधवार जी ने कही और कश्मीर के मसले को क्या सही ढंग से लोग समझते नहीं हैं और फिर इस तरह का बयान दे देते हैं, लेकिन जो रिपल्स है वो तो पूरे कंट्री में होता है, वो सोशल मीडिया में हमें देखने को मिलता है। मैं आपकी बात से सहमत हूं और मोटा मोटी जो बधवार जी ने कहा वो भी बिल्कुल सही है, वाजिब है जी। लेकिन राष्ट्रद्रोह को हल्के से ले लेना या उसको नजरअंदाज करना बड़ा खतरनाक है जी। और यहाँ केवल राष्ट्रद्रोह नहीं है, मुझे लगता है ये मानवता के साथ द्रोह है, क्योंकि यदि वो वहां पर क्या हो रहा है इसको ठीक से समझते और देखते तो पढ़े लिखे प्रबुद्ध वकील होने के नाते वो ऐसी बात नहीं करते। देखिए, वहां जो आंदोलन है वो एक रिग्रेसिव पुरोगामी आंदोलन है जी। वो पूरे समाज को मध्य युग में ले जाना चाहता है। उस आंदोलन का नारा क्या है? उस आंदोलन का नारा है आजादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यहां क्या चलेगा निजाम मुस्तफा। ये उस आंदोलन का नारा है जी। गिलानी क्या कहते हैं? गिलानी कहते हैं कि इस्लाम के ताल्लुक से, इस्लाम के हवाले से हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है जी। वो कहते हैं कि यहाँ जमहूरियत नहीं चलेगी, यहाँ कौमियत नहीं चलेगी, यहाँ सोशलिज्म नहीं चलेगा, यहाँ सेकुलरिज्म नहीं चलेगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस्लाम चलेगा और इसलिए इस्लाम के ताल्लुक से हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। ये है वहां की मूवमेंट का सच, ये है वहां के आंदोलन का आधार। और इसी कारण 27 साल पहले घाटी को हिंदुओं से खाली करा लिया गया। ये भी एक सच है। कश्मीरी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप इस आंदोलन का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि वहां जनमत संग्रह करा लीजिए, मैं पूछना चाहता हूं, 2 आदमियों के कहने से या 2 लाख आदमियों के कहने से कोई झूठ सच नहीं हो जाता। जब पूरा जर्मनी एक साथ खड़ा हो गया था हिटलर के पीछे, तो क्या वो सच था? वहां का प्लेबिसेट अगर जूस को कत्लेआम करने के लिए हामी भरता था तो क्या पूरी मानवता उसको मानती? तो आज कश्मीर के आंदोलन को सिर गिनने से तय नहीं किया जाएगा, उसके सिद्धांतों को देखना पड़ेगा, वो क्या मांगते हैं ये देखना पड़ेगा जी। और उसके क्या नतीजे हो सकते हैं ये देखना पड़ेगा। राजू पारुलकर जी, ये जो अहम बातें हैं और उसमें महबूबा मुफ्ती का वो बयान भी कि सिर्फ 5% हैं जो कश्मीर में डिस्टर्बेंसेस ला रहे हैं या हर तरह की जो प्रवृत्ति है वो हमें देखने को मिल रही है और वो हिंदुस्तान के लिए सिरदर्द बना हुआ है, और 100% हिंदुस्तानियों की अगर बात करें जो कश्मीर से एक जुड़ाव महसूस करता है, एक ब्लॉगर होने के नाते आप उसे कैसे देखते हैं? जो हमने रिजल्ट्स दिखाए हैं, क्या एक ब्लॉगर होने के नाते आपने भी वही महसूस किया है, वही पल्स महसूस किया है? देखिए, मैं लेखक भी हूँ, ब्लॉगर भी हूँ और मैं एंकर भी रहा हूँ आपकी तरह और रिसर्चर भी रहा हूँ जी। बात यह है कि मैंने पूरा सोशल मीडिया पढ़ा है और मैंने किताबें इस पे जो भी इस पे जो स्टडी किया है उसके हिसाब से ये दिखाई देता है क्लियर कट कि ये एक आंदोलन बनाया गया आंदोलन है जिसके लिए फंडिंग बाहर से हो रही है।
पहली बात तो प्रशांत भूषण के लिए जनमत अगर सब सर्वोपरि है तो जनमत हो गया है, और 91% लोगों ने प्रशांत भूषण को देशद्रोही बनाया है, तो उनको फौरन अरेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो खुद प्लेबिसाइड चाहते थे, तो प्लेबिसाइड हो गया है उनके बारे में, तो उनको अरेस्ट करो। कल ही वो कोर्ट में हार गए हैं उनके सेडिशन के केस, उसके बारे में पुनिया कहेंगे, क्योंकि पुनिया जी ने उनको इंटरवेनर थे उसमें। जी। बात यह है कि बुरहान वानी के बारे में उन्होंने ये कहा प्लेबिसाइड के साथ साथ, ये बहुत खतरनाक बात है। देखिए वहां कौन आंदोलन कर रहा है? गरीब कश्मीरी युवक कर रहा है, जिसको ब्रेन वॉश किया जा रहा है। बुरहान वानी वैसे ही एक व्यक्ति था। अब ये जितने भी लीडर्स हैं इनके, जैसे कि प्रशांत भूषण को लेके जो भी दिमाग ब्रेन वॉश करते हैं कि जिहादी बनो, उनके बेटे बड़े सेटल हैं और विदेश में पढ़ रहे हैं, देश में बड़े अच्छी तरह सेटल है। देखिए गांधी जी को जो मानते थे वो अपने बेटों को, जैसे मोतीलाल नेहरू जी ने गांधी जी को माना तो जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के साथ जुड़ गए, क्यों नहीं प्रशांत भूषण के बेटे बुरहान वानी के साथ जुड़ गए? इतना अगर बुरहान वानी बड़ा आदमी था, इतना बड़ा क्रांतिकारी था, तो फौरन अपने बेटे को उसके पास शिक्षा दीक्षा देने के लिए भेजना चाहिए था। ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात है कि बुरहान वानी का एनकाउंटर फेक कहना, इसका कोई एक लॉयर, मैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूं कि इतना बड़ा लॉयर जिसको कहा जाता है, जो है नहीं बड़ा लॉयर, ये तो अब स्पष्ट हो गया है, लेकिन जो बड़ा लॉयर कहा जाता था वो लॉयर कहता है कि फेक एनकाउंटर हुआ है, जैसे कि वहां वो खड़ा था। जबकि एनकाउंटर, कितने सैनिक रोज मारे जा रहे हैं, इतने लोग मारे जा रहे हैं। ये जो अहम सवाल आपने उठाया कि इतने सैनिक मारे जा रहे हैं, ये तो सबसे पहले सोचने की जरूरत है, और शायद जो हमारा जो पॉल आया है, पॉल रिजल्ट है, वो उस भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। जी पुनिया जी। मेरे जो पैनलिस्ट हैं बदवार साहब, पंडित साहब और पारेलकर साहब ने बहुत ही डिटेल में बता दिया है जी। लेकिन बदवार साहब की जो एक बात थी उसका मैं विरोध करना चाहूँगा कि इन्होंने कहा कि प्रशांत भूषण को हम देश प्रेमी या देशद्रोही की कैटेगरी में नहीं लेके आए। जैसे अच्छाई है वैसे बुराई भी है, जैसे प्लस है वैसे माइनस भी है, जैसे पॉजिटिव है वैसे नेगेटिव भी है। जैसे देश प्रेमी लोग हैं वैसे देश विरोधी लोग भी हैं। आप हुर्रियत के लोगों को क्या कहेंगे? आप उन टेररिस्ट लोगों को क्या कहेंगे? या आप उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो इस देश की एकता, अखंडता और संपूर्ण प्रभुता के खिलाफ काम कर रहे हैं? जरूरी नहीं है कि आप हाथ में हथियार उठा के ही देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। प्रशांत भूषण एक इतने बड़े वकील हैं, उनका ये बयान कि बुरहान वानी का इनकाउंटर फेक है या कश्मीर में रेफरेंडम करवाना चाहिए, जब कल सारे भारतीय जो सांसद गए थे मिलने के लिए गिलानी से, वहां पे लड़कों ने प्रशांत भूषण की फोटो लगा के नीचे लिखा हुआ था कि रेफरेंडम का समर्थन करते हैं, हमें रेफरेंडम चाहिए। तो इसका मतलब साफ साफ है कि प्रशांत भूषण आज देश में उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं जो इस देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। और आपका जो ये रेफरेंडम हुआ है उसमें ये भी साबित हो गया है कि इनका खुद का रेफरेंडम हो गया है। साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि प्रशांत भूषण का ये बयान देश के उन हजारों शहीदों का अपमान है जिन्होंने कश्मीर के अंदर अपनी जान कुर्बान की है इस मुल्क की एकता के लिए, इस मुल्क की सरहदों को बचाने के लिए। तो मेरी नजर में, मैंने तो खुद ने केस किया इनके खिलाफ, मेरी नजर में ये एक राष्ट्रद्रोही है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए उस केस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और क्योंकि हमारे साथ एडवोकेट करण है तो उनसे भी जानेंगे कि मेरिट क्या है उस केस का। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि विष्णु नागर जी आप अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर रखें कि अगर हतोत्साहित होते हैं सैनिक हमारे और पूरे देश पर असर पड़ता है, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उठाया जाता है, हमारी पूरी डिप्लोमेसी उस पर डिपेंड करती है। वैसे में अगर देश के लोग, जो जिम्मेदार लोग हैं, सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी के लोग हैं, अगर वो ऐसे स्टेटमेंट देते हैं तो क्या इसे हम गैर जिम्मेदाराना और देशद्रोह की तरफ बढ़ता हुआ कदम नहीं कहेंगे? देखिए आजकल जो है देशद्रोह, हर कोई जो है हर किसी को देशद्रोही सिद्ध करने पर तुला हुआ है जी। तो आजकल आज का जो है प्री मुहावरा ये है कि ये फला देशद्रोही है, फला जो है देश प्रेमी है। क्या इस देश में जो तमाम लोग भ्रष्टाचार करते हैं या भ्रष्टाचार के आरोप में पाए गए वो देशद्रोही नहीं होते हैं जी? सिर्फ जो है किसी बात पर जो एक पॉपुलर मत है उसके खिलाफ, अगर एक लोकतंत्र का मतलब क्या है, अगर एक पॉपुलर मत जो हमारा है, जो हमारी सरकार का मत है, जो एक बड़े जनमत का मत है, अगर उसके खिलाफ कोई बोलता है, एक लोकतंत्र में बोलने का हक सबको होना चाहिए। अगर कोई अलग बात बोल रहा है, अलग ढंग से बोल रहा है,
और भले ही आप मानते, मैं नहीं मानता कि इतना बड़ा प्रशांत भूषण ने कह दिया, इतना बड़ा मसला राष्ट्र का बन गया है कि आप कहें कि साहब हमारे सैनिक जो है वो हताश हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। ऐसा कोई मसला जो है पूरे देश में, मुझे तो कहीं जो है तमाम अखबार इतने में देख रहा हूँ, कहीं इतना बड़ा मसला। देखिए वो एक जिम्मेदार वकील हैं और उनकी बात को आप जो है इस तरह जो है नहीं टाल सकते। उनके पास जरूर कोई ऐसी बात होगी, जरूर कोई आधार, और इस तरह की बातें आई भी हैं पहले, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए अगर वो बात कह रहे हैं तो इस लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक होना चाहिए। अभी मैं थोड़े दिन पहले कि अभी इसी सप्ताह की बात है, लेकिन सर, हमें एक आखिरी बात मेरी सुन लीजिए। हाँ, उसके अगर आप ये कह रहे हैं कि ये गलत है कि रेफरेंडम और प्लेबिसाइट की बात अगर वो कहते हैं तो इसमें उनको देशद्रोही नहीं कहना चाहिए, तो ये जो 95% लोग कह रहे हैं कि नहीं यही देशद्रोह है, उसके काउंटर में क्या बात आप कहना चाहिए? देशद्रोह का फैसला जो है जी आपके टीवी चैनल के जो श्रोता है वो नहीं करने वाले हैं जी। वो फैसला अगर कहीं होता है नहीं, मीडिया की तो ये जिम्मेदारी है कि वो आम लोगों की आवाज को बुलंद करे। मैं तो हम खुद क्यों कह रहा नहीं इन लोगों की आवाज को सुने? हमने आपको आप बिल्कुल आवाज, आप बिल्कुल आवाज को सुनिए, उनकी आवाज को भी सुनिए, मतलब लेकिन अगर आप उनकी आवाज को सुनते हैं तो प्रशांत भूषण की आवाज को सुनने, प्रशांत भूषण की आवाज को सुनने के लिए भी तैयार रहिए। अगर वो अगर कश्मीर के लोग आपसे अलग राय रखते हैं उनकी आवाज, लेकिन उन्होंने पंडितों को भगाया है और वहाँ पर जो पंडितों का आपको अगर आपको बोलने की स्वतंत्रता है तो प्रशांत भूषण को भी स्वतंत्रता है और दूसरे तमाम लोगों को बोलने की जिम्मेदारी, रिपरकेशन भी है, अरेस्ट भी हो सकती है, उनको अंदर रखा जाएगा। कश्मीर में रोज जो है सेपरेटिज्म के नारे लगते हैं, रोज वायलेंस होता है, कोई जो है वो देश जो है वो दूसरे टुकड़े नहीं हो गया। पंडितों को मार के भगाया बोलने से किसी के अलग राय व्यक्त करने से देश टूटता नहीं। मैं इसमें हमारे साथ और एक्सपर्ट जुड़ेंगे, कानून विशेषज्ञ जुड़ेंगे, पूर्व जज भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपका टेक लेना चाहती हूँ करण जी। देखिए, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ आपकी बात से जो आपने अभी कही कि मैं पहले तो बहुत डिस्टर्ब था प्लेबिसाइट वाली बात, जो प्रशांत भूषण जो काफ़ी वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, प्लेबिसाइट की बात बदवास जी ने और पंडित जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। तो मैं सीधा दूसरे पॉइंट पे आऊँगा जिसमें उन्होंने कहा, अगर तो आप ध्यान से सुने उन्होंने जो कहा है, वो कहा है कि बुरहान वानी टेररिस्ट होगा और उसका फेक एनकाउंटर हुआ है। तो आप देखिए हमारी पूरी की पूरी लॉ में, क्रिमिनल लॉ में स्पेशली, दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है विच आर द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट, विच इज द इंटेंशन, द मेंस रिया एंड एविडेंस। नाउ आई विल से एविडेंस इज ऑन द टीवी राइट नाउ, आप देखेंगे उनका सेंटेंस, वो एविडेंस कहूंगा मैं उसको। इंटेंशन, आप इंटेंशन देखिए, हमारी देश की जनता कितनी जागरूक है कि उन्हें इंटेंशन पता चली मिस्टर भूषण की आफ्टर सेइंग दिस। टेररिस्ट होगा, एक वकील से जो सुप्रीम कोर्ट में एवरीडे पीआईएल फाइल करते हैं और बहुत नामी वकील हैं, उनसे फाइल करते हैं, मैं उस बात से सहमत हूँ। टेररिस्ट होगा का मतलब है अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट के अंदर, उसमें एक शेड्यूल है जहां पे ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लिखा हुआ है जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हिजबुल मुजाहिदीन आई सपोज 3rd या 4th सीरियल नंबर पे आती है। द मोमेंट आप उसके मेंबर हैं तो आप एक टेररिस्ट हैं। ये बात मैं नहीं मान सकता कि प्रशांत भूषण को नहीं पता होगी, ये बात उन्हें हम पता होगी, और उसके बाद भी ये बात बोलना कि वो टेररिस्ट होगा इज एन इंटेंशन टुवर्ड्स व्हाट द स्टैंड ऑफ पाकिस्तान इज। एंड सेकेंडली फेक एनकाउंटर होगा। अब देखिए 2014 में सूरत, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है 2014 में सूरत सिंह के केस की, कि उसमें फेक एनकाउंटर का पूरा एक प्रोसीजर है, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, मैंडेटरी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी है, उसके अंदर एफआईआर लिखी जाएगी और सारा प्रोसेस है। बट प्रशांत भूषण जी ने सीधा ही अपने आप को जज बना के बोल दिया कि ये फेक एनकाउंटर है, विदाउट एलिजिंग एनी इन्वेस्टिगेशन, आस्किंग फॉर इन्वेस्टिगेशन, विदाउट इवन सेइंग कि कोई एलिगेशन लगाइए कि फेक एनकाउंटर, उन्हें एज अ जज बोल दिया कि ये फेक एनकाउंटर है। सो मेरा कहने का मतलब टोटल ये है प्लेबिसाइट और ये चीज, दैट his intention is not in favor of our country, that's the whole problem। जी।
और इसके और भी सबूत है कि उन्होंने विदेशी फंड्स जहां से आते हैं वहां से मेधा पाटकर एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन वो है कि विदेशी फंड से उसका ताल्लुक है। एक तो बुरहान वानी को इतनी बंदूक ये सब दिया है, वो हिंदुस्तान ने तो दिया नहीं है, कहीं से तो पैसा आता है जिसका बनता है। तो मेधा पाटकर ने जो विदेश में मेल भेजे हैं नर्मदा के इंटरनल मैटर के लिए, उसमें प्रशांत भूषण को उन्होंने सीसी में रखा है। वो मेल पब्लिक डोमेन में अब आ चुके हैं जो क्लासिफाइड है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो विदेशी फंड्स की आप बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि लार्ज अमाउंट ऑफ फंडिंग of the terrorist movement when it became a terrorist movement in 1989-90, ये सऊदी अरेबिया से आई थी। वहाँ भी फंड है, वहाँ भी फंड्स हैं, ये सब जानते थे। आईबी को पता था, गवर्नर साहब जानते थे, और ये मौलाना फारूक भी मुझे अपने आप बताते थे जब मैं उनको जाके मिलता था। इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ की जो, और ISI से बहुत वहाँ पर फंड्स आते रहे हैं इस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए। सबसे बड़ी बात, जो सेपरेटिस्ट को हमारी तरफ से जो इतनी मदद मिलती है और ग्रांट्स मिलते हैं, अब जब इस पे सरकार सोच रही है कि इस पे सख्ती की जाए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सुशील पंडित जी? जी, सबसे पहले विष्णु नागर जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ी विनम्रता के साथ मैं उनसे कहना चाहूंगा जी। उनका एक कहना था कि सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होता। मुस्लिम लीग ने एक सिर्फ रेजोल्यूशन पास किया था जी कि पाकिस्तान बनेगा। 10 साल से कम समय में पाकिस्तान बना। 1946 के लगते ही महात्मा गांधी ने कहा था मेरी लाश पे बनेगा पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल जी। डायरेक्ट एक्शन कॉल दिया गया था 16 अगस्त 1946 को। एक साल नहीं हुआ उस डायरेक्ट एक्शन कॉल के, 14 अगस्त 1947 तक पाकिस्तान बन चुका था जी। 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। कम से कम 50 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ा था जी। इस दुनिया में हमारे ही इतिहास में कह देने भर के बाद क्या होता है ये हम सब ने देखा है। बिल्कुल। तो कहना, लिखना, मांगना, करना ये केवल शुरुआत होती है, और वहां से बात कहां तक जाएगी इसका किसी को अंदाजा ना हो ये मैं मान नहीं सकता। और ऐसी ही बातें कहने सुनने के कारण और उन पर किसी तरह की कार्रवाई ना होने के कारण, उनको सह लेने के कारण आज हमारी ये स्थिति है जी। जी नंबर 1। नंबर 2, देशद्रोह, किसी भी चीज को देशद्रोह कह देना, इन्होंने कहा कि अब एक फैशन सा बन गया है जी। जी बिल्कुल। देखिए, आज देश पर आपदा है और ये जमीनी सच्चाई है। आज देश टूट सकता है, ये जमीनी सच्चाई है। हाँ। कश्मीर के 36, दक्षिण कश्मीर के 36 में से 33 थाने बदहवास पड़े हैं, वहां पुलिस नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, अराजकता है। ये जमीनी हकीकत है। हाँ। हम ये नहीं कह रहे कि BRT दिल्ली में बने या न बने, अरविंद केजरीवाल का चेहरा अच्छा है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बहस इस बात की नहीं है। बहस ये है कि कश्मीर भारत के साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, और यहाँ देशद्रोह बनता है। ये वो कसौटी है जहाँ मुद्दे देशद्रोह की आधार पर तय किए जाएंगे। जी सर, विष्णु नागर सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपने कहा कि जो आम जनता आपके साथ जनमत में जुड़े वो ये नहीं तय करेगी कि वो देशद्रोह का कार्य उन्होंने किया है या नहीं, वो जो गैर जिम्मेदाराना बातें उन्होंने कही है वो देशद्रोह के अंतर्गत तो आता है या नहीं है। ये भी प्लेबिसाइड तो ही है। आपको ये बताना अब हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हमने जनमत संग्रह कराया तो उस जिम्मेदारी को हमने कितने बेहतर तरीके से समझा। हम लोगों के बीच गए, हमने कहा आप हमें कॉल कीजिए, हमने उनको कहा कि आप सोशल मीडिया के जरिए हमसे जुड़िए। हर वो प्लेटफॉर्म, अगर आप खत लिख सकते हैं, अगर गांव का एक व्यक्ति जो सोशल मीडिया नहीं एक्सेस कर सकता वो हमें चिट्ठी लिख सकता है, तो क्या आम जनता की आवाज मीडिया अगर उठाती है तो क्या उसे आप वैलिड नहीं कहेंगे? ये सवाल अगर आप सोच रहे हैं आपके जहन में, मैं सीधा रुक करूंगी, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा सर, कि क्यों आपको ये पुख्ता जानकारी नहीं लग रही, या जो पॉल हम बता रहे हैं वो आपको क्यों नहीं पुख्ता लग रहा। मैं सीधा रुक करूंगी। प्रिया का, मेरी सहयोगी वहां मौजूद है हमारी वेब टीम के साथ। प्रिया, मैं चाहूंगी पूरी प्रोसेस को तो बताएं ही, और साथ में जितने लोग जुड़े हुए थे पूरे एक हफ्ते, जिन्होंने क्लोजली मॉनिटर किया लोगों के रिएक्शंस को, उनके एक्सप्रेशंस को, वो तमाम बातें यहाँ पर सामने रखें पैनल के सामने। बिल्कुल अभिलाषा, पिछले हफ्ते जिस तरीके से इस मुहिम की शुरुआत हुई थी और सवाल था
क्या प्रशांत भूषण देशद्रोही हैं, और सवाल आम जनता से किया गया था, क्योंकि बात देश की हो रही है, अभिन्न अंग की हो रही है। देश का कोना कोना हर एक देशवासी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और इसको लेकर के हमने सवाल उठाया था। प्रशांत भूषण ने जो बयान दिया था उसके बाद से सोशल टीम इस पर हमारी वर्क कर रही थी, क्योंकि लोगों से हमने अपील किया था, चाहे आप व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जो भी माध्यम आपके लिए इजी है उसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकायदा हमने अपने एड्रेस को भी दिखाया था कि अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने में अक्षम है तो आप हमें लिख करके भी अपने जवाब को भेज सकते हैं, अपनी राय को आप हमसे साझा कर सकते हैं। जवाब हमारे पास आए हैं। एक हफ्ते तक हमारी सोशल टीम ने इस पे वर्क किया है, काम किया है। रजत हमारे साथ हैं जिन्होंने ट्विटर हैंडल किया है, ट्विटर पे क्या कुछ रिएक्शन आए हैं इसको देखा है पिछले एक हफ्ते से। आइए आए हैं। मैम, अभी तक हम लोगों के साथ ट्विटर पे 1300 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, और उन सब लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके का इन्होंने बयान दिया है वो देशद्रोह है, और लगभग 60% लोगों ने ये माना है कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। तो ट्विटर पे 60% लोगों ने ये जवाब दिया कि प्रशांत भूषण पे देशद्रोह के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। जो बातें उन्होंने हैं वो देश के विरुद्ध है, ऐसे आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नीतू हमारे साथ है जिन्होंने व्हाट्सएप पे नजर बनाए, और सब कितने रिएक्शन आए हैं, लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं नीतू? मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स भी आ रही हैं व्हाट्सएप पे, और ज़्यादातर लोगों का मत यही है कि प्रशांत भूषण ने जो बयान दिया है वो देशद्रोही है। और यहाँ पे मैसेज भी आया हुआ है, ये मैसेज क्या आप बता सकती हैं क्या है, किसने भेजा है? इस पे लिखा भी हुआ है प्रशांत भूषण ने जो कहा है वो सही हाँ नहीं जी, है। देखिए, प्रशांत भूषण जी ने भारतीय विचारों को मजबूत परिवार को कमजोर किया। जो बयान दिया है जो ईश धारा का अंग है, किसी भी हालात में ऐसे देश विरोध बयान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर बकायदा व्हाट्सएप पे भी लोगों ने मैसेज किया है, और ये तस्वीर भी यहाँ पर एक बनी हुई है, देख सकते हैं आप। मैं चाहूंगी इसको दिखाया जाए। यहाँ पर हाथ जोड़ करके यह आग्रह किया गया है कि ऐसे बयान ना दिए जाएं देश के विरुद्ध में। इस तरीके की अगर आवाज आप उठाएंगे तो ये देश विरोधी तत्व हैं। कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज संतोष हेगड़े हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीधे आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो बयान उन्होंने दिया रेफरेंडम की मांग उठाते हुए, प्लेबिसाइट की मांग उठाते हुए, क्या सेडिशन चार्जेस उनके ऊपर लगने चाहिए? No, sort of constitution is concerned, it doesn't prevent anybody from talking anything, but sedition law and that section 174A of the Indian Penal Code speaks about it. Anybody utters any word or action against the nationality of the country, they are guilty of sedition. And if these lawyers are asking for the plebiscite, your first question should be asked, under what authority of law you are asking for plebiscite? और मेजर पुनिया, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर, क्योंकि आप इस केस में इंटरविनर भी हैं। जो रिट पिटीशन उन्होंने दाखिल की कि सेडिशन की डेफिनेशन में तब्दीली होनी चाहिए। मैं केस के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले मैं जो आदरणीय विष्णु नागर जी हैं उनकी बात का जवाब देना चाहूँगा जी। इन्होंने कहा कि ऐसा कोई देशद्रोह का कोई केस नहीं बनता इन पे, तो देशद्रोह का केस कुछ तो है जी। ये जब सब संविधान में आया है और इसके ऊपर जजमेंट आया हुआ 1962 में केदारनाथ वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का, इसका मतलब देशद्रोह कुछ तो है। क्या है फिर देशद्रोह? देशद्रोह वो है किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन के बयान या उनके कर्मों या कार्यों से इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरा हो, और उनके बयान से देश में हिंसा फैलती हो या राष्ट्र विरोधी ताकतों को बढ़ावा मिलता हो। ठीक है। आज प्रशांत भूषण शरीफ बन गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी तो यही बात कर रहे हैं कि कश्मीर में प्लेबिसाइट होना चाहिए। यही प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि कश्मीर में प्लेबिसाइट होना चाहिए। दूसरी बात अभिलाषा जी, दूसरी बात यह है कि जब प्रशांत भूषण ये कह रहे हैं कि बुरहान वानी एक आतंकवादी होगा, लेकिन उसका फेक इनकाउंटर कर दिया गया। मेरा प्रशांत भूषण जी से यह सवाल है कि फेक एनकाउंटर की बात सिर्फ दो लोग कर रहे हैं। एक पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी कर रही है, दूसरा प्रशांत भूषण कर रहे हैं। पहला सवाल यह है आपके आईएसआई से क्या रिश्ते हैं? दूसरा सवाल कि जब बुरहान वानी का सेना के साथ एनकाउंटर चल रहा था उस समय क्या बुरहान वानी आपके साथ फोन से टच में था? एक बात और कहूंगा कि देश में जितनी भी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनका प्रतिनिधित्व प्रशांत भूषण जी करते हैं। आप देखिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जब अनिल बहान, कन्हैया और खालिद उमर ने जो किया उसका समर्थन प्रशांत भूषण ने किया। नक्सलाइट का समर्थन प्रशांत भूषण कर रहे हैं, खड़ी कर रहे हैं वो प्रशांत भूषण कर रहे हैं। दूसरी बात अरुणधति रॉय जो कश्मीर के बारे में खुले तौर पे कह रही हैं कि भारत का हिस्सा नहीं है, उनका केस सेडिशन का केस प्रशांत भूषण लड़ रहे हैं। तो क्या ये सब झूठ है?
जनता के सबके सामने है सब चीजें, और आप कैसे कह सकते हैं सर विष्णु नागर जी, क्या डेमोक्रेसी के लिए ये बेहद जरूरी है? विष्णु नागर जी, आप बताइए, क्या डेमोक्रेसी के लिए ऐसे लोगों का होना भी जरूरी है? सर के बोलने से पहले एक चीज और कहूंगा, शायद सर के परिवार से कोई व्यक्ति देश सेना में नहीं होगा। बदवार साहब जानते हैं, इनके परिवार से 4 पीढ़ियों से लोग सेना में हैं। एक सैनिक को कैसा लगता होगा जब ये व्यक्ति कभी भी किसी शहीद के बारे में आज तक इनके एक शब्द नहीं निकले हैं। और विष्णु नागर जी ने कहा कि सैनिकों को कोई असर नहीं पड़ता है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि अभी सर्विंग है, देश के सर्वोच्च जो रक्षा पदक है, परमवीर चक्र विजेता हैं योगेंद्र यादव, उन्होंने मेरे से फोन पे कहा कि सर पाकिस्तान वालों को हम हरा सकते हैं, लेकिन देश में ऐसे लोग जो मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं उनसे हम कैसे इनको नहीं हराया जा सकता। नहीं हराया जा सकता। विष्णु नागर जी, देखिए, आप बहुमत जो है उस तरफ है, मैं अकेला आदमी हूँ, इसलिए मुझे अपनी बात पूरी तरह कहने दे जाए, बीच में डिस्टर्ब आप जरूर जरूर, वो और मैं भी आपकी बात धैर्य से सुन रहा हूँ, आप भी जी। मेरी बात धैर्य से सुने, ऐसी अपील आप लोगों से। दूसरा ये है, जी हम किसी विचारधारा से प्रभावित नहीं है, We are very civilized, चलिए सिविलाइज्ड है, मैं बिल्कुल, सब लोग बहुत सिविलाइज्ड ढंग से बोल रहे हैं, मुझे कोई संदेह नहीं, और हम आदर करते हैं आपके मन का। देखिए, मेरा ये कहना है कि आप अभी जो है भारत सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, जिसमें कि विपक्षी दल भी जुड़े थे जी। और विपक्षी दल पार्टियों के कुछ लोग सेपरेटिस्ट से मिलने भी गए थे। उसमें एक गिलानी को छोड़कर बाकी लोग जो है, जो कुछ पार्टियों के लोग उनसे मिलने गए थे, उन्होंने उनसे मुलाकात की। तो अगर हमारी जो विपक्षी पार्टियों के लोग सेपरेटिस्ट से जो कि खुलेआम, इनका तो अभियान जो है पूरे ये है कि इस कश्मीर को जो है भारत से अलग, अगर वो उनसे बात कर सकते हैं, और ये लगातार अपील हो सकती है कि सेपरेटिस्ट से भी बात की जानी चाहिए, तो गिलानी से भी बात करनी चाहिए। एक मिनट, अगर मेरी बात, उनसे भी बात करने की जरूरत है? नहीं, मेरी बात, दिल्ली में बैठ के ऐसे आप बयान मत दीजिए, मतलब प्रशांत भूषण भी अलगाववादी है। आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो कैसे मिलेगा? जी। तो अगर हम जो है सेपरेटिस्ट से बात कर सकते हैं, उनकी बात सुन सकते हैं, उनके इतने सालों से हम उनको सहन कर रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, तो अगर एक प्रशांत भूषण, तो इनको भी सहन करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल जी। इस कोई भी मुल्क जो है तब तक नहीं चल सकता जब तक कि आप ऐसी आवाजें नहीं सुनते जो कि आपको पसंद नहीं है। अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ, वो ताजा उदाहरण सैनिक और मारे गए हैं, एक छोटा सा उदाहरण, मेरी बात सुन लीजिए। मारे जा रहे हैं और हम इन लोगों को सुने, कैसी बात कर रहे हैं सर आप? हाँ, मैं गलत बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए जी। अभी मैं अमेरिका का उदाहरण लेता हूँ कि एक अमेरिका में एक फुटबॉल खिलाड़ी है, उसने कहा कि मैं जो है, हमारा जो राष्ट्रगान है उसके समय वो खड़ा नहीं हुआ और घुटनों के बल बैठा रहा, जो कि उनके हिसाब से राष्ट्रगान का अपमान है। उस पर बराक ओबामा ने कहा कि देखिए, वो एक वैलिड इशू उठा रहा है, वैलिड इशू उठाने का उसको हक है, उसको अधिकार है, डिसेंट का हक है, तो हमारा संविधान हमें डिसेंट का हक भी देता है, तो उस डिसेंट के हक का सम्मान करना चाहिए और ऐसा हमला नहीं कर देना चाहिए कि आप प्रशांत भूषण को राष्ट्रद्रोही, आपका टारगेट एक आदमी हो जाए, आपका टारगेट एक आदमी हो जाए कि वो राष्ट्रद्रोही हो जाए। कल उस पर नाक ऊंची होती है और वो एक्शन लेने का मादा रखता है दूसरे देश पर भी, और अपने देश को बांटने की बात अमेरिका में भी नहीं होता, और नेशनहुड जिसे कहते हैं वो समझने की जरूरत है इन जैसे लोगों को। और इसमें सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण गए थे और इसमें इंटरव्यूनर ये थे, तो इन्होंने क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने? बताइए ना, सुप्रीम कोर्ट अभी कल की इशू है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ये बातें भी तो सामने आए कि सेडिशन लॉज को लेकर हमारी माननीय अदालत क्या कहती है, क्या समझाती है? पूरी तरह से हार गए उसमें प्रशांत भूषण। 5 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रशांत भूषण जी की जो संस्था है कॉमन कॉज, उसकी तरफ से वो अपील हुए थे। पहले तो वो अपील हो ही नहीं सकते थे क्योंकि कॉमन कॉज की खुद की गवर्निंग बॉडी में वो मेंबर हैं, तो वो एक अलग केस बनता है उनके ऊपर। लेकिन जब वो अपील हुए तो जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस उदय ललित की जो अदालत थी उसने एक केस सुना और बहुत ही तसल्ली से केस सुना, कम से कम 20-22 मिनट। और जब मैं इंटरव्यूनर था, मेरे लॉयर ने उनसे बीच में उनको सवाल भी किया और जज साहब ने पूरा सुनने के बाद में प्रशांत भूषण जी ने मांग की थी कि सेडिशन एक्ट को
बदला जाए और जिन लोगों के ऊपर ये केस चला हुआ है, जिन पे लगा हुआ है, उनके खुद के ऊपर भी लगा हुआ है, उमर खालिद पे भी लगा हुआ है, अरुणधति राय पे भी लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे जितने भी लोग हैं, गिलानी पे भी लगा हुआ है, यासिर मलिक पे भी लगा हुआ है, मीरवाइज उमर फारूक पे भी लगा हुआ है, तो इन सब के ऊपर से ये केस हटा दिया जाए। मैं आपको पूरा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आपका कैमरा इस पे आएगा तो मैं जो ऑर्डर की जो लाइन है वो पढ़ के सुना देता हूं। हैविंग हर्ड मिस्टर प्रशांत भूषण, लर्नड काउंसिल फॉर द petitioner, we are of the considered opinion that the authorities, while dealing with the offence under section 124A, that is the Sedition Act of the Indian Penal Code, shall be guided by the existing principles laid down by the constitutional bench in Kedarnath Singh versus State of Bihar 1962. In last, they said, except saying so, we don't intend to deal with any other issue, as we are of the considered opinion that it is not necessary to do so. Crystal and clear. सर मैं चाहूंगी कि आप एक मिनट वो पेपर दिखाएं, हमारे कैमरामैन उसको जूम आउट करें, जूम इन करें, दिखाइए एक बार कैमरे की तरफ दिखाइए। विष्णु नागर जी सबको ये भी बताना चाहूंगा, कैमरे की तरफ दिखाइए, जूम इन कीजिए, हमारे कैमरामैन से अनुरोध करूंगी विष्णु नागर जी को आम जनता के बीच ये चीज जाए, ये देखें। साथ में मैं विष्णु नागर जी को ये भी बताना चाहूंगा, साथ में मैं विष्णु नागर जी को ये भी बताना चाहूंगा कि किस ढंग से प्रशांत भूषण जी ने मीडिया को बाहर आके गुमराह किया। उन्होंने ये कहा कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकार के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ सेडिशन एक्ट नहीं होगा। ऐसा कोर्ट में कुछ बातचीत ही नहीं हुई थी, कोई बातचीत ही नहीं हुई थी। संविधान में हम सब बैठे हैं, हर आदमी को हक है सरकार की बुराई करने का, पक्ष का, विपक्ष की बुराई करने का, नीतियों की बुराई करने का, व्यक्ति की बुराई करने का, संस्था की बुराई करने का। मीडिया की ये जिम्मेदारी है, हम करते हैं। लेकिन संविधान में क्लियर कट लिखा हुआ है 1962 दिस ऑर्डर के बाद में, और जब 42 अमेंडमेंट हुआ है संविधान का, बदवार साहब शायद सही है, 1977 में जब अमेंडमेंट हो गया तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी आ गई, आर्टिकल 25, तो उसके बाद में आपकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, और आप देश के एक प्रतिष्ठित वकील हैं और आप बयान दे सकते हैं, लेकिन उसका रिपरकेशन भी तो है। देखिए आप कि पूरे कश्मीर में लोगों ने इनकी फोटो लगा रखी है, इनके बैनर लगा रखे हैं, और कह रहे हैं कि प्रशांत जी कह रहे हैं कि फेक इनकाउंटर हुआ है, प्रशांत जी कह रहे हैं कि रेफरेंडम होनी चाहिए, उस एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। कह रहे हैं ये बात तो नवाज शरीफ भी कह रहे हैं, ये बात तो नवाज शरीफ भी कह रहे हैं। जी करण प्रशांत के भी अलावा पुनिया जी जो केस के बारे में बता रहे हैं मिस्टर भूषण ने फाइल किया था, 2-3 क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा इसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि केदारनाथ की जजमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। मिस्टर भूषण की 2 बेसिक प्रेयर थी इसमें कि केदारनाथ सिंह जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट की गाइडलाइंस है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, और दूसरी उनकी प्रेयर थी कि DGP or the Commissioner of Police of the state should do a preliminary investigation the moment you get any of the complaint. Now with that kind of a thing, असली में उसका असर क्या होता है कि आप कंप्लेंट आती है तो ललिता कुमारी जजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 2013 की, उसमें क्लियरली लिखा गया था कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर तो पुलिस के पास आता है तो दे आर इट्स मैंडेटरी टू राइट एन FIR 150। ठीक है, तो इन टर्न वो ये DGP और कमिश्नर की प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से उस जजमेंट को ओवररूल करवाना चाहते थे, विच आई थिंक दैट द रियल पिटीशन का मतलब, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सारी की सारी रिक्वेस्ट और प्रेयर्स को मना कर दिया। ही आस्क्ड फॉर द ऑर्डर टू बी सेंट टू चीफ सेक्रेटरीज, वो मना हो गया। कमिश्नर ऑफ पुलिस सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट इंडल्ज इनटू इट एट ऑल, एंड केदारनाथ की जजमेंट उन्होंने ये भी बोला कि एक SHO या एक पुलिस कांस्टेबल जो इन्वेस्टिगेट करता है मैटर, उसको क्या केदारनाथ की जजमेंट समझ आएगी। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मिस्टर भूषण जजमेंट जो है, इट्स नॉट द SHO और द पुलिस हु इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस हैज टू अंडरस्टैंड, इट्स द मैजिस्ट्रेट अंडर हुम द केसेस विल बी देयर। एंड द केसेस उन्होंने जो मेंशन किए थे विनायक सेन और बाकी सारे जिन पे सेडिशन का केस लगा हुआ है, पुलिस ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजेस ने कहा कि आप इसको जनरलाइज मत करिए, ये ट्रायल है, हर केस का एक अलग वो होता है, अपना ट्रैक होता है। एब्सोल्युटली मिस्टर, मेन चीज इसमें ये है कि देखिए जो किस पे कोई इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा कि प्रशांत भूषण बोले कुछ बकवास करे, प्रशांत भूषण के बोलने से देश नहीं टूट सकता, सीधी बात है। किसी बेवकूफ का कोई वाहियात बयान हो, ये देश बहुत मजबूती इसकी जो फाउंडेशन है, बुनियाद है, वो बहुत मजबूत है, और हमारी आर्मी उसको इन्वेजन से और हमारे खतरे से उसे दूर रखती है। मेन चीज हमने ये देखनी है कि इस बयान को लेकर कि जो हम मेन स्ट्रीम में कश्मीरियों को लाना चाह रहे हैं, वो मेन स्ट्रीम से हट जाते हैं कि मेन स्ट्रीम की तरफ आते हैं। मेन स्ट्रीम को भगाने से कश्मीरियों को, उसमें हमारा भी बहुत हाथ था, हमारे हिंदुस्तान के। मैंने कहा कि मैंने बहुत निंदा, कठोर निंदा, बड़ी सीवियर आलोचना की अपनी सरकारों की,
राइट सिंस द फर्स्ट इलेक्शन, और मोरारजी देसाई के टाइम पे कश्मीर में जितने भी इलेक्शन थे, सुशील नोज दिस, दे वर ऑल रिग्ड और कंप्लीटली अनकंटेस्टेड। उसके बाद मोरारजी देसाई के बाद पहली बार एक फेयर इलेक्शन वहां पर हुआ। उसके बाद 86 में ये जो यासीन मालिक वगैरह हैं, ये एजेंट्स थे यार, ये पोलिंग एजेंट्स थे शाह के बटामलू में से जो लड़ रहा था। सरकार के पैसे अभी बंद कर दिए गए उनके, बट दे वर पोलिंग एजेंट्स हु देन बिकेम JKLF पीपल बिकॉज़ एवरीवन रिकॉग्नाइज्ड। सर, यानी कि अगर ये लोग मुखर हो पाए हैं तो उसके पीछे हमारी सरकारी नीतियों की भी कमी रही है कि हम कश्मीर के मसले को नहीं सुलझा पाए। बात करना एक हमारी प्रथा और परंपरा रही है, मिजोरम में लालडेंगा से, फीजो से, और शेख अब्दुल्ला को क्यों जेल में डाला था, ये सेडिशन में। फिर नेहरू जी ने उनसे हाथ मिलाया, मिसेस फारूक अब्दुल्ला और मीर और मैं सुशील जी आपके पास आऊंगे, और ये जो बात सर कह रहे हैं कि अलगाववादियों से बात करने की परंपरा रही है और उसकी वजह भी है, उस पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे, लेकिन उससे पहले वाराणसी का रुख कर लेते हैं। गौरव मेरे सहयोगी वहां मौजूद हैं। गौरव, जनता क्या कहती है वहां पर, आपके बीच लोग हैं, जल्दी से संक्षेप में जानना चाहेंगे, क्विक रिएक्शन सभी का लीजिए। यहाँ पर हमारे साथ तमाम जो बनारस की जो काशीवासी यहाँ पर हैं हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि प्रशांत भूषण का जो ये बयान है वो देश हित में है या नहीं। सर, सबसे पहले आपके पास आएंगे, क्या लगता है प्रशांत भूषण का ये बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि जनमत संग्रह करा करके अगर कश्मीर अलग होना चाहता है तो उसे अलग होने देना चाहिए, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी बात देखिए, कश्मीर हिंदुस्तान का भी हिस्सा था, है और रहेगा, और प्रशांत भूषण का यह बयान निंदनीय ही है। निंदनीय के साथ साथ देशद्रोह का ये बयान है और इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को बुद्धिजीवी करना सरासर गलत है। किस एंगल से ये बुद्धिजीवी है? देश का रक्षा मंत्री कहता है कि अब बात होगी तो पाकिस्तान के हिस्से वाले कश्मीर पे होगी। कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। देश की जनता भारत सरकार से ये जानना चाहती है कि क्या कोई भी व्यक्ति इस तरह के विभाजित बातें, देश को विभाजित करने का कार्य करे और ये मौन बैठे रहेंगे? तुरंत अविलंब इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, अन्यथा देश की जनता गलियों, सड़कों, चौराहे पर निकलेगी। इनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए भारत सरकार इस पे तुरंत संज्ञान में ले और कार्रवाई करे। यूथ पर कितना असर पड़ेगा इस बयान का? बिल्कुल बहुत असर पड़ेगा। 1947 से हमारे जवान कश्मीर में मर रहे हैं कश्मीर को बचाने के लिए, और उस पर आप ये बयान दे रहे हैं कि कश्मीर को अलग हो जाना चाहिए, पाकिस्तान में चला जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत चीज है भाई। 1947 से पता नहीं हमारे लाखों जवान मरे होंगे उसी कश्मीर की रक्षा करते हुए कि वो भारत में रहे, और आज आप बोल रहे हैं कि उस कश्मीर को अलग कर दें। तो ये तो जवानों के साथ भी है भाई, हमारे जैसे लोग ही जवान बनते हैं, सेना में जुड़ते हैं, तो हम लोग के ऊपर हम लोग का मेंटल स्टेटस इस चीज में क्या होगा? बहुत अहम बात है ये, क्योंकि जो जवान वहां पर जाकर तैनात होते हैं। चलिए गौरव, बहुत अहम बातें आपने और सभी लोगों ने अपनी बात रखी है। सुशील जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अलगाववादियों की बात हो रही थी कि उनसे बातचीत करना जरूरी है, गए तो थे बात करने, दरवाजा भी नहीं खोला, खिड़की से बात हुई। हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि रोशनदान भी खुला हुआ है बातचीत करने के लिए। कैसे इन तमाम बातों को देखें, कैसे पहल हो उनसे और क्या उम्मीद करें? देखिए, अभी बात करने गए थे, जिस तैयारी के साथ गए थे, कितने लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, किस अपेक्षा से गए थे जी। ये सब सोचने की बात है। 10 लोगों ने फैसला किया, कुछ भाषण हुए संसद में कि चलो 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 चलते हैं, और चल पड़े। इस तरह देश की राजनीति नहीं चलती है। कुछ संकेत देने की अगर इच्छा रही होगी तो वो अलग बात है, लेकिन इससे कोई ठोस नतीजा नहीं निकलना था। मैं आता हूं भदवार जी की बात पर। उन्होंने पिछले 60-70 साल का इतिहास बताया। कश्मीर के साथ हमने क्या किया है इसका एक सच मैं बताना चाहूंगा यहां पर जी। 1947 में 26 अक्टूबर को कश्मीर के राज्य ने भारत के साथ जब विलय के हस्ताक्षर किए तो वो उन्हीं शर्तों पर किए थे जिन शर्तों पर बाकी 565 रियासतों ने भारत से विलय के हस्ताक्षर किए थे जी। एग्जैक्टली एक फुल स्टॉप कॉमा का फर्क नहीं था उनमें। वही करेंसी फॉरेन पॉलिसी ओरिजिनल 4 चीजें थी, वो 4 सभी रियासतों में थी। वो कश्मीर के लिए अलग नहीं थी, वो सारी रियासतों के साथ वही थी। और उसके बाद उन सारी रियासतों का, उन सब रजवाड़ों का एक ट्रेजेक्टरी है जिसमें भारतीय संविधान तब तक नहीं बना था। 1950 में भारत का संविधान बना, फिर संविधान की धाराएं लागू होना शुरू हुई। जो छोटी रियासतें थी वो एक बड़ा प्रोविंस बनी, उनका विलय हुआ। उसके बाद जैसा आज भी है, अभी जैसे जीएसटी बिल पास हुआ है,
कुछ राज्यों को, प्रोविंशियल असेंबलीज को अगर वो पास कर देती हैं तो वो पूरे देश में लागू होता है। बिल्कुल, हाँ। इसी तरह इस भारतीय संविधान को पूरे देश में लागू कराया गया। वो जो 4 मुख्य मुद्दे थे उससे बढ़ करके हमने अपने संविधान में खुद को एक संघीय ढांचा दिया, एक यूनियन बनाया। 1947 में जब ये सब विलय हो रहा था तब कहीं यूनियन की परिकल्पना नहीं थी, तब तो संविधान भी नहीं था। तो वो एक यात्रा है, इतिहास की यात्रा है। ठीक है। उस यात्रा से कश्मीर को जानबूझकर अलग रखा गया। वो क्यों रखा गया? वो इसलिए रखा गया कि जिस 2 नेशन थ्योरी के ऊपर भारत का विभाजन हुआ था, उस 2 नेशन थ्योरी को कश्मीर में इसलिए जिंदा रखा गया क्योंकि वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। बिल्कुल। वहां उनको कुछ खास रियायतें दी गईं। ये कमजोरी उस भारत ने दिखाई जो पूरे भारत में एक लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष व्यवस्था लागू कर रहा था। उसने कश्मीर में एक कम्युनल व्यवस्था, एक मुस्लिम बहुल व्यवस्था को बनाए रखने के प्रावधान दिए। राजू जी, क्या इसी 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं प्रशांत भूषण जैसे? भारत ने क्या भारत की गलती थी? सबसे बड़ी बात भारत की गलती थी। मैं उसकी तरफ आ रहा हूं। देखिए, ये कश्मीरियों के, 1 मिनट मुझे कह लेने दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कश्मीरियों के साथ अन्याय नहीं था, ये कश्मीरियों को कुछ एक्सेप्शंस में प्रिविलेजेस देने की बात थी। उन प्रिविलेजेस का आज ये नुकसान हुआ है कि वो खुद को अलग माने बैठे हैं। बिल्कुल। तो आप प्रिविलेजेस की राजनीति जब करते हैं, पुचकारने की राजनीति करते हैं, सहलाने की राजनीति करते हैं, जब आप गलत बात पर डांटते नहीं हैं, तब उसका असर ये होता है कि वो और मांगते हैं। ये राजनीति का ही असर है। कश्मीर में ऐसा नहीं है कि बाकी जगह लोकतंत्र की अवहेलना नहीं हुई। 1959 में इसी देश की, इसी नेहरू सरकार ने EMS नंबूदरी-पाद की सरकार को बर्खास्त किया था। तो केरला ने बंदूक नहीं उठाई। बिल्कुल। इसी देश में NT रामाराव की सरकार बर्खास्त हुई थी, जो फारूक अब्दुल्ला की सरकार के साथ। सवाल ये है कि क्या इस 2 नेशन थ्योरी को हमारा सपोर्ट कर रहे हैं प्रशांत लोकतंत्र भूषण? परफेक्ट नहीं है। हाँ। हमारे लोकतंत्र को परिपक्व होते हुए, ठीक होते हुए एक इतिहास यात्रा से गुजरना पड़ा है। इसका मतलब यह नहीं है कि इस देश का कोई टुकड़ा कहे कि हमें अलग होना है। हाँ। और इस्लाम के नाम पे अलग होना है, एक कम्युनल एजेंडा में अलग होना है, और यहीं के मूल निवासियों को उस जगह से, उनके घरों से, उनकी जड़ों से बेदखल करके अलग होना है। बिल्कुल। राजू जी, ये आंदोलन है कश्मीर का। यहाँ पर एक सबसे इनकी बात को लेकर मैं जोड़कर एक बात कहना चाहता हूँ। नागर साहब की जो बात है उसको ये बात मैं पूछना चाहता हूँ। इस बात पर नागर साहब का जो आर्ग्यूमेंट है उसको, कि कश्मीर में कम्युनल, पूरी तरह से इस्लाम को लेकर, इस्लाम बेस, जैसे कि भारत के संविधान में सेक्युलरिज्म की पूरी प्रोविजन है, जबकि वहां पर जब पंडितों का जेनोसाइड किया गया, हॉलोकॉस्ट किया गया, उसके ऊपर एक लाइन बोली नहीं गई और बोली नहीं जाती। ये बात कहां से? ये कोई ह्यूमैनिटी, सेक्युलरिज्म या आजादी की बात तो नहीं है। मैं एक तथ्य छोटा सा और देना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। देखिए, कश्मीर में प्लेबिसिट की मांग नेहरू जी ने पता नहीं किस गलतफहमी में दी थी, लेकिन उसकी कुछ प्रीरेक्विजिट कंडीशंस थी। उसके लिए कुछ बातों का, शर्तों का होना जरूरी था, और वो शर्तें पाकिस्तान ने पूरी नहीं की संयुक्त राष्ट्र संघ के। तो भारत ने उसके जवाब में क्या किया? भारत ने कश्मीर को एक संविधान सभा दी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दी। उस संविधान सभा ने कश्मीर को 1956 में एक संविधान दिया। उस संविधान का पहला अनुच्छेद कहता है कि हम भारत का अभिन्न अंग हैं। ये कश्मीर की चुनी हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। इसके बाद आप कितने प्लेबिसिट चाहेंगे कश्मीर के? बिल्कुल। विष्णु नागर जी, आतंकवादियों का दर्द इनको सालता है, नक्सलियों का दर्द इनको सालता है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड की बात अभी राजू पारुलकर जी ने की, वो दर्द उनको नहीं दिखता। किस तरह से हम एकजुट रहे, उनको पीओके पे कुछ बोलने की कभी वो नहीं सोचते कि उस पर हम अपनी राय रखें, लेकिन कश्मीर के अंदर क्या होना चाहिए, उनके एक्सपर्ट कमेंट्स आते हैं। आप बताइए कि कश्मीरी पंडितों को जेनोसाइड हुआ, उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? उनको भगाया गया, इतने लाखों लोग मारे गए, रेप हुए। देखिए, लोकतंत्र में होने देना चाहिए, सबको रेप करने का अधिकार होना चाहिए, नरसंहार का, जाति संहार का भी अधिकार होना चाहिए। हमारा लोकतंत्र बड़ा विशाल सहृदय है ना, बिल्कुल, उसमें होना चाहिए। जिहाद करने का अधिकार होना चाहिए, इस देश की जड़ खोदने का अधिकार होना चाहिए, आक्रोश होना चाहिए। चर्चा में आना ही था, मैं समझ सकती हूँ। विष्णु नागर जी, आप अपनी बात रखें, राय सुनना से। देखिए, इस कश्मीर में निश्चित रूप से कौन ये कहेगा कि पंडितों के साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ? कोई नहीं कह सकता हिंदुस्तान में। इवन कोई मुसलमान जो कश्मीरी मुसलमान है, जो सही सोच रखता है, वो भी ये नहीं कहेगा कि ये जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है जी। और इसके पीछे भी एक पॉलिटिक्स रही है, लेकिन हम उसकी बात में नहीं जाएंगे। ये सब अपने आप अचानक नहीं हो गया है,
क्योंकि आप ये जानते हैं कि कश्मीरी पंडित और मुसलमान वहाँ बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से रहते रहे हैं। और ये आज की बात है, ये आज के अच्छा मेरी बात तो आप बाद में अपनी कहेंगे। तो ये लोग जो है बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से रहते रहे हैं और इसकी एक लंबी ट्रेडिशन है जिसमें कि वो रहते रहे हैं। तो ये सब अचानक नहीं हुआ, जो हुआ उसके पीछे भी एक राजनीति है। इसको आप मेरी बात कह लीजिए, फिर आप जियाउल हक को कहिए, चाहे जिसको कहिए, जो भी गाली देना हो कहिए। ये आपका मुझे गाली नहीं, मुझे गाली नहीं दे। इतिहास के किस स्रोत का हवाला देके कहते हैं मैं इतिहास का इस तरह का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन मैंने बराबर मैंने पढ़ा है और तमाम स्रोतों से पढ़ा है। और मैं खुद भी एक बार कश्मीर जाने का मौका लगा। मेरी बात तो सुन लीजिए, आप जरूर कहिए, पूरी होने दीजिए, आप बताइए बात। मैं आपके इसमें लगभग अकेला हूं, तो मेरी बात कह लेने दीजिए। आप कहिए और आप बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात को रख रहे हैं। रिस्पेक्ट प्लीज बहुत आपके इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे आपने सौहार्दपूर्ण ढंग से रहते रहे हैं। समस्याएं कहानी होती है हिंदुस्तान के तमाम जाति, रंग, वर्ण, समस्याओं की वजह से ही तो हिंदुस्तान बट गया सर। तो इसलिए जो है हमारा देश इतना कमजोर भी नहीं है, इतना वीक भी नहीं है कि हम हर चीज पे जो है कभी मुसलमानों को दोष देते रहे, कभी कश्मीरी पंडित को दोष देते रहे, कभी अरुंधति राय को दोष देते रहे कि ये देश को तोड़ रहे हैं। अगर ये हम इतने डरे हुए, अगर पाकिस्तान को दोष देंगे, अरे क्या पाकिस्तान और कहाँ हम है? इतना बड़ा देश है, इतने हमारे रंग हैं, ये डर तो है ही नहीं प्रशांत भूषण से, मुझे नहीं लगता कि किसी डर की जरूरत है। ये एक डरे हुए नेशन की, डरे हुए बहुमत की आवाज है। हालांकि हम बात मैं सुशील को याद दिलाना चाहूंगा, बंदूक उठाने की बात नहीं, बंदूक की बात छोड़िए, सारी बात जब 1947 में गांधी जी कश्मीर गए थे, पहली बात सुशील को ये याद होगा कि पूरे पार्टीशन के पहले वहां एक कम्युनल राइट नहीं थी। और गांधी जी के ये बड़े स्वर्ण शब्द हैं कि ये कश्मीर शाइन्स लाइक अ डायमंड ऑफ सेक्युलरिज्म इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस हेट्रेड कश्मीर में। अब हमें ये सोचना चाहिए नंबर वन कि कश्मीर को जो हम कह रहे हैं स्पेशल ट्रीटमेंट है, ये स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। आर्टिकल 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़िए, जिसको वेरी सिंपली कहता है द यूनियन may accept any state and under whatever conditions as prescribed by the by parliament, any condition. So this was under article 2 that किसी भी शर्त पे हम किसी भी जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, उससे पहले भी नहीं किया था, उनको किसी भी शर्त पे हम ला सकते हैं। तो कश्मीर को इस शर्त पे लाए थे। मेरा ये कहना ये है कि वहां पर हमेशा सूफीइज्म, अब ये सुशील नोज इज बेटर देन एनीबॉडी एल्स, कि वहां पर ये कट्टरपंथी नहीं थी, वहाबिज्म नहीं था। ये क्यों इस्लामिज्म की तरफ, इस्लामिज्म के मैं मोमिनियत की बात नहीं कर रहा, इस्लामिस्ट कल्चर, इस्लामिस्ट एटीट्यूड की तरफ ये मेजॉरिटी जो नहीं थी, क्यों उस तरफ वो बढ़ रही है? हमें ये सोचना चाहिए अगर हमें इनको मेन स्ट्रीम में लाना है। आप दोनों रिएक्ट करें इस पे। जी मैं इसका एक तथ्य देता हूं। आपने एक बहुत सही सवाल उठाया कि जिस कश्मीर ने भारत के साथ पूरे बहुमत के साथ विलय किया था, वो कश्मीर आज कट्टरता की तरफ क्यों गया है? देखिए, उस कश्मीर में तब भी लगभग 10-15% लोग ऐसे थे जो इस विलय के खिलाफ थे। ये वो कॉन्फ्रेंस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी तो एक धड़ा टूट करके मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रहा। जो मौलवी फारूक के बड़े भाई थे, मौलवी अब्बास, वो पाकिस्तान चले गए कश्मीर छोड़ करके। लेकिन उनका एक मिनट, वो उस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने और उसके बाद जमाते इस्लामी ने एक ऐसे इस्लामिक स्ट्रेन को वहां बढ़ाना शुरू किया और उनके पास था काडर। दूसरा काडर था नेशनल कॉन्फ्रेंस का शेख अब्दुल्ला का, जो कि वहां के एतिकादी इस्लाम का प्रतिनिधित्व करता है। तो उनका राजनीतिक विरोध करने के लिए कांग्रेस ने उस जमाते इस्लामी का काडर इस्तेमाल किया, उनको पनाह दी, उनको शह दी, उनको बार बार बिल्कुल ये ऐतिहासिक गलतियां रही हैं और वो प्रशांत भूषण उठा रहे हैं जी, और वो बढ़ते आज वटवृक्ष हो गया है। जो व्यक्ति या विचारधारा इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ है, जो व्यक्ति पाकिस्तान की नीतियों का समर्थन करता, जो व्यक्ति ISI
की जो भारत को तोड़ने की नीति है उसका समर्थन करता है, जो व्यक्ति आतंकवादियों टेररिस्ट का सिंपैथाइजर है, जो व्यक्ति भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो व्यक्ति देश से आजादी चाहिए उनका समर्थन करता है, जो व्यक्ति नक्सलाइट का समर्थन करता है, मेरी नजर में वो व्यक्ति अगर देशद्रोही नहीं है तो मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आखिर है क्या फिर। जी, ये जनमत संग्रह उसी को लेकर था और अब नतीजा हम चाहेंगे कि एक बार फिर से रुक करेंगे प्रिया का, मेरी सहयोगी वहां मौजूद हैं। प्रिया, मैं चाहूंगी एक बार फिर से पोल रिजल्ट हमें बताइए। अभी भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके रिएक्शंस आ रहे हैं। बिल्कुल अभिलाषा, अभी अपने आपको व्हाट्सएप और ट्विटर पे कितने रिएक्शंस आए हैं, लोगों ने क्या कुछ सुझाव भेजा है, क्या राय दी है इसको लेकर के अभी हमने आपको बताया है। कॉलिंग भी हमने अपनी कॉलिंग लाइंस भी खोल रखी थी, लोगों ने हमें कॉल भी किया है और कॉल करने के बाद क्या कुछ रिएक्शंस दिए हैं आइए जानते हैं। हमारे साथ वेदिका है, कॉल के दौरान क्या कुछ रिएक्शंस आए लोगों के? लास्ट ट्यूसडे से बहुत सारे फोन्स आ रहे हैं, हम लगातार लोगों के संपर्क में बने रहे हैं, काफ़ी अच्छे रिएक्शंस आए। मतलब लोगों ने प्रशांत भूषण को देशद्रोही बोला है कि उनका जो बयान था वो बहुत ही निंदनीय है, कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और इसे भारत से अलग नहीं करना चाहिए। तो लोगों के रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं और कॉल बहुत सारे हमारे पास आए हैं और इसीलिए हमारी एक टीम ने तकरीबन 3 हमारे सहयोगी थे जिन्होंने इस पर नजर रखा है, कॉल अटेंड किया है। नीति है हमारे साथ जो लगातार कॉलिंग को लेकर के लोगों के संपर्क में थी, उनसे भी जानते हैं आपने किस तरह से। देखिए, जब से हमारी मुहिम शुरू हुई है जब से अब तक लोग फोन के जरिए हमसे बने हुए हैं और अधिकतर लोगों का यही कहना है कि प्रशांत भूषण ने जो भी कहा है वो देश विरोधी कहा है और देश के विरुद्ध कहा है और उन्होंने देश को तोड़ने की बात की है। बिल्कुल अभिलाषा, सुना आपने तक जितने भी कॉल्स आए हैं उनमें से कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्होंने ये कहा है कि जो प्रशांत भूषण ने बातें कही हैं वो देश के हित के लिए हैं, देश विरोधी नहीं है। चर्चा में भी सामने आया। प्रिया, हम लौटेंगे आपके पास। प्रशांत भूषण को लेकर एपीएन ने जनता से राय जानी थी, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फोन कॉल, पोस्ट के जरिए हमने आपसे जानना चाहा। हर जगह से एक जैसे ही आंकड़े मिले हैं। ट्विटर पर भी हमने सवाल पूछा कि क्या प्रशांत भूषण देशद्रोही हैं, जिसके जवाब में 91% 91% लोगों ने कहा कि वो देशद्रोही हैं और सिर्फ 9% लोगों ने कहा कि देशद्रोही नहीं माना जा सकता। फोन कॉल्स और व्हाट्सएप की अगर बात करें तो वहां भी ज्यादातर लोगों ने यही कहा। 98% लोगों ने व्हाट्सएप पर अपने रिएक्शन दिए और कहा कि देशद्रोही हैं प्रशांत भूषण। फोन कॉल और व्हाट्सएप के ये जुड़े हुए आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ 2% लोगों ने कहा कि इस हिसाब से जो बातें उन्होंने कही है देशद्रोही उन्हें नहीं कहा जा सकता। अगर दोनों आंकड़ों को हम मिला लें, एक एवरेज देखें तो 94.5% लोगों ने प्रशांत भूषण को देशद्रोही करार दिया है। सिर्फ 5.5% लोग ही हैं जो उन्हें देशद्रोही नहीं मानते हैं। और आक्रोश की बात हो रही थी और जो चर्चा में भी सामने आई, तेजिंदर बग्गा, हालांकि उनके इस भगत सिंह क्रांति सेना के हैं और आपको याद होगा कि उन्होंने हाथ उठाया था। हम इस विचारधारा के समर्थक नहीं हैं, लेकिन चर्चा में उन्हें इसलिए शामिल करना जरूरी है कि जब एक लिमिट के बाद, जिसे कहते हैं कि एक लेवल के बाद जब पानी ऊपर चला जाता है तो कई बार लोग आपा भी खोते हैं। तेजिंदर बग्गा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह के बयान के बाद अगर आपका खून उबाल पर आ गया था तो अभी इस वक्त आपके दिमाग में क्या है, क्या जहन में है जहां वो कहते हैं कि कश्मीर में रेफरेंडम होना चाहिए, जनमत संग्रह होना चाहिए, अभी भी उतना ही क्रोध है क्या? निश्चित रूप से भारत का कोई संविधान उसको अलाउड नहीं करता है। आप भारत के संविधान के विरुद्ध जाके प्रशांत भूषण जो बयान देते हैं, पहली बार उनका बयान नहीं आया है। प्रशांत भूषण की आदत है कि जो बात देश के विरुद्ध हो उसका सपोर्ट करे, जो आतंकवादी भारत पे हमला करे उसका सपोर्ट करे, जो व्यक्ति भारत के खिलाफ बोले उसके समर्थन में पीआईएल डाले, आतंकवादियों के समर्थन में पीआईएल डाले। तो ये प्रशांत भूषण का जो अगर पूरा जीवन देखोगे, उनका पूरा जीवन ही इस तरीके की चीजों से भरा हुआ है। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया है, उस संविधान का चलिए तेजिंदर जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुंबई का रुख कर लेते हैं। दिवाकर मेरे सहयोगी वहां मौजूद हैं। मुंबई में दिवाकर, आपसे जानना चाहेंगे, लोग हैं आपके बीच अगर, तो उनसे भी एक रिएक्शन लीजिए कि जिस जनमत संग्रह में इतने लोगों की राय हमने जानी है, वो क्या महसूस करते हैं, सीधे हमसे जुड़कर बता सकते हैं प्रशांत भूषण के बयान पर।
अभिलाषा, जब हम अपने चैनल को ये सवाल थे अपने चैनल के, उसको लेके हम जब लेके गए थे बीच में, तो काफ़ी आक्रोश मुंबईकरों में देखने को मिला था। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे खुद ही जानते हैं कि आखिर प्रशांत भूषण का इस तरह का बयान कितना गलत है। आप बताइए, प्रशांत भूषण ने कहा कि कश्मीर को भारत से अलग होने देना चाहिए अगर जनमत संग्रह के द्वारा, कितना सही है? क्या वहाँ हमारे जवान मर रहे हैं? इस तरह के बयान करना कहीं ना कहीं क्या गलत नहीं है? बिल्कुल गलत है। अभी की जैसा कि आपने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। प्रशांत भूषण को बता दूं कि ये बात हमें नहीं, कुमार विश्वास कवि को बोलना चाहिए। ये जितेंद्र मिर्जापुरी कवि बोल रहा है, जैसा मैंने आपको अभी परिचय दिया। ये बात बिल्कुल गलत है प्रशांत भूषण, ये बात बिल्कुल गलत है प्रशांत भूषण। और कश्मीर है हमारे, कश्मीर है हमारे जीने का आभूषण। ये बात बिल्कुल गलत है प्रशांत भूषण, कश्मीर है हमारे जीने का आभूषण। और ये भी बता दूं कि सच्चाई को हरदम दबाया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। अभी ओवैसी ने भी कह दिया था कि जैसा भारत माता की जय मन नहीं बोलना है, ऐसे ही ना जाने कितने कपूत हैं, ना जाने कितने गलत लोग हैं जो सच्चाई को दबा रहे हैं। लेकिन प्रशांत भूषण का इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं इनको देशद्रोही कहना क्या सही नहीं है? बिल्कुल गलत है। ऐसे प्रशांत भूषण को बिल्कुल गलत है ये बोलना। ये कहूंगा कि ऐ दुश्मनों जबरदस्ती करोगे तो चीर देंगे। ना जाने कितने अपने सिपाहियों ने आहुति दे रहे हैं, हमारे वीर जवान आहुति दे रहे हैं। हमारे साथ एक और लोग हैं, उनसे हम जानते हैं, इस तरह का बयान एक भारतीय के द्वारा देना क्या कहीं ना कहीं देशद्रोह नहीं है? ये बहुत बड़ा देशद्रोह है। हमारे जवानों ने आज़ादी से लेके आज तक कितनी कुर्बानी दी है। उन नौजवानों के माता पिता को पूछो। प्रशांत भूषण जैसे एयर कंडीशन में घूमने वाले लोगों को क्या पता कुर्बानी क्या होती है। कुर्बानी उनको पूछो जिन्होंने अपने छाती पर गोली खाई है हमारे लिए, क्योंकि आज हम महफूज हैं, हम सुरक्षित हैं। किसके वजह से? हमारे जवानों के वजह से। इसके लिए लाल बहादुर शास्त्री ने भी बोला था, जय जवान जय किसान। क्यों बोला था? हमारे जवान आए दिन उधर मरते, किसके लिए मरते? हमारे लिए मरते। कर्फ्यू लगता है, लोगों की सेवा करने के लिए अपना घर बार छोड़ के, अपनी बीवी छोड़ के, अपने बूढ़े माँ बाप छोड़ के, अपने गणेश उत्सव के बारे में माहौल में, जो मुंबई में माहौल है, महाराष्ट्र में, उसके बाद भी जो वहाँ सेना के लिए जो भावना है लोगों की, वो किस तरह से उमड़ी है। मेजर पुनिया, मुझे लगता है आप इस पे जरूर रिएक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि जब सेना के जवान ये पूछते हैं कि हम दुश्मन से तो लड़ लें, देश के दुश्मनों से कैसे लड़ें, तो ऐसी आवाजें जो हैं वो हौसला बढ़ाती हैं, ताकत देती हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुल्क के जितनी आवाम है और जितने युवा लोग हैं उनसे मैं सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा कि जहाँ भी आपको मौका मिले, चाहे आप चाय पर चर्चा कर रहे हो, चाहे कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, जब भी आपसे कोई बात करता है या चाहे खाट पे चर्चा कर रहे हैं, जैसे भी हो, कश्मीर के बारे में जब भी बात आए, आप इन लोगों को बेनकाब करें और इन लोगों की हकीकत बताएं लोगों को, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 1 से 1 लाख और 1 लाख से 1 करोड़ बनते हुए देर नहीं लगती है। यही तो पाकिस्तान के मंसूबे हैं कि देश को किस ढंग से तोड़ा जाए, और ये लोग मेरी नजर में तो पाकिस्तान के एजेंट हैं यहाँ पे, इस देश में रहे। एक चीज कहना चाहता हूँ यहाँ पर, प्रशांत भूषण की बात हो रही है, एक विडंबना है इसमें कि इस देशद्रोही भाषण दे के प्रशांत भूषण ने देश को जोड़ दिया है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात आपने कही। ये आपका पोल दिखा रहा है। और हमारे साथ फॉर्मर आईएएस और एडवोकेट। जी। मेरा कहना है कि आप प्रशांत भूषण को यहाँ चर्चा में लाने के बजाय जो भारत सरकार ने जो इनिशिएटिव वहाँ लिया है, जो वहाँ पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गया है, जो आज जो है राजनाथ सिंह और बाकी लोगों के बीच बातचीत हुई है, उस पर केंद्रित करते तो ज्यादा उपयोगी होता। मैं एक बात यहाँ साफ करना चाहती हूँ, करके सारे देश को तोड़ने का सारा जिम्मा उसको दे देना, ये बहुत अपने आप में गलत है और ये लोगों को भड़काने की कार्रवाई। उक्त व्यक्ति होते जो सिविल सोसाइटी के होते और उन्होंने ये बात कही होती तो शायद उनका नाम हम बार बार ले रहे होते। प्रशांत भूषण इस विचारधारा के एंटी नेशनल थॉट, आज जो असल मुद्दा है वो प्रतीक है यहाँ पर। आज जो असल मुद्दा है, जो एक लोगों को बातचीत के चर्चा को सुलझाने की कोशिश कर रही है, मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रही है, उसको सपोर्ट करने के बजाय
आप इस तरह की चीजों को, इस तरह की चीजों को जो है आप एक सवाल मैं सुशील जी आपसे जानना चाहूंगी। बातचीत के सेडिशन को लेकर काफी चर्चा हुई यहाँ पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर चर्चा, हमको स्वागत करना चाहिए था। आज का दिन इसके लिए था, इसके लिए नहीं था। संपादकीय सलाह इस वक्त आप ना दें, कार्यक्रम में जो अहम लोग हैं वो पहले ही अपनी बातें आपको कह चुके हैं, और एक पूरी तरह से जो चर्चा है उस पे हम अब और आगे बढ़ें कि अब होना क्या चाहिए। तो प्रशांत भूषण के लिए मैं सर आपसे चाहूंगी कि आप बोलें, इनकी तरह के लोग जितने भी ये प्रतीक हैं ऐसे, उनके लिए भी आप बोलें कि सेडिशन चार्जेस लगे, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के क्या मायने हैं, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, सीधे तौर पे क्या संदेश इनको देना चाहिए? देखिए, कश्मीर में सीधे सीधे बात नहीं की गई है आज तक, लीपापोती की गई है और पुचकारा गया है, सहलाया गया है, कंसेशंस दिए गए हैं, तो आज यहाँ पर नौबत आई है। वहां हमारी एक इंस्टीट्यूशन इंटैक्ट है और वो इंस्टीट्यूशन है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी से बड़ा सेक्युलर और जस्ट एंड फेयर और मॉरल इंस्टीट्यूशन इस वक्त नहीं है इस देश के पास। इस इंस्टीट्यूशन की मदद से वहां जमीन पर इस देश को पुनः अपनी व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी और वहां के टेररिस्ट, सेसेशनिस्ट, सेपरेटिस्ट एलिमेंट को आइसोलेट करना पड़ेगा। बातचीत उनसे होनी चाहिए या नहीं? कतई नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप वो आपसे ज्यादा अक्लमंद हैं, उन्हें पता है कि आपके पास उन्हें देने को कुछ नहीं है, इसलिए वो आपसे बात भी नहीं करना चाहेंगे। और उन्हें यह भी मालूम है कि आज जमीन पर उनके पांव जमे हुए हैं और आपके उखड़ रहे हैं, आपको वो और उखाड़ना चाहेंगे, आपसे बात करके अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। ये हम पता नहीं किस मुगालते में हैं। और मिलिट्री ह्यूमैनिटेरियन नहीं होती तो डूबने देती। जब बाढ़ आई थी, बाढ़ आई थी तो मिलिट्री ह्यूमैनिटेरियन एक्ट वो डूबने नहीं दिया हुर्रियत के नेताओं को जब डूब रहे थे किसी जगह। देखिए, पहले 3 दिन में 700 सवा 700 इंसिडेंट्स हुए हैं। टोटल कैजुअलिटी 1400 से ज्यादा नहीं थी सब जख्मों की। इतना रेट पर इंसिडेंट दुनिया में कहीं कम नहीं है। यहां आपके सैनिक ज्यादा हैं अस्पतालों में पत्थरबाजों के मुकाबले। ऐसा रेस्ट्रेंट दुनिया में कहीं नहीं है। पेचिंग में तियाननमेन स्क्वायर को याद कीजिए, टैंक चल गए थे वहां। ऐसी सेना के ऊपर सवाल उठाते हैं प्रशांत भूषण। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में एयरफोर्स बमबारी कर रही है, उसको ध्यान में रखिए आप। इस तरह आज जो पाकिस्तान आपसे उलझा हुआ है वो अपने सिविलियन अनरेस्ट को इस तरह डील करता है और ये नखरे कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। विमल कीर्ति सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। सर, जल्दी से आपका भी रिएक्शन चाहूंगे। फॉर्मर आईएएस और वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ हैं। सर, इस बयान को आप किस तरह से तोलते हैं कि जनमत संग्रह होना चाहिए, वहां के लोगों से पूछना चाहिए कि कश्मीर में रहना चाहते हैं या नहीं, प्रशांत भूषण को लेकर? जी देखिए, ये जो रेफरेंडम और प्लेबिसाइट का सवाल है, बहुत पहले ये यूएन चार्टर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया था 1948 में, और ये बात कही गई थी कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन लोगों को होता है जी। लेकिन ये आप सोचिए उस समय का माहौल, जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, बहुत सारे देश टुकड़ों में बट गए थे, बहुत हिस्से हो गए थे, बहुत लड़ाइयां हुई थी, तो एक माहौल था जिसमें कहा गया था कि शांति से रहेंगे और लोग अगर चाहते हैं कि इस देश में रहेंगे, उस देश में रहेंगे, तो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात थी। हमारे देश का बंटवारा 1947 में हुआ और बंटवारे के बाद ये सब जो मुश्किलातें थी बहुत अच्छे तरीके से हमारे यूनियन होम मिनिस्टर सरदार पटेल जी ने उस समय संभाला, और ये जूनागढ़ का मसला हो या हैदराबाद का मसला हो या जम्मू एंड कश्मीर का मसला हो, वो हुआ। कश्मीर में पाकिस्तानी फौज अंदर तक चली आई और जो हिस्सा हिंदुस्तान का होना चाहिए था उस हिस्से पर भी उन्होंने कब्जा किया था। उस जमाने में लड़ाइयाँ हुई और अभी वो हिस्सा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में जाना जाता है। अब आज के दिन 2016 में अगर यदि जूनागढ़ के लोग, यदि हैदराबाद के लोग, यदि जो हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं वो कहीं कहीं इलाके से बोलने लगे कि साहब हम इस देश में रहना ही नहीं चाहते जी, जी। हम सेल्फ डिटर्मिनेशन करेंगे, तो ये सब छोटी छोटी आवाजें, और वो लोग भी कोई मेजॉरिटी में नहीं है, वो लोग 5%, 10% लोग हैं। तो अगर आप ऐसे करेंगे और ऐसे किसी देश में होगा, हिंदुस्तान की बात छोड़ दीजिए, अमेरिका में हो, चाइना में हो, जापान में हो, कहीं अगर इस तरह की आवाजों को लोग बढ़ावा देने लगेंगे तब तो कोई देश। लेकिन देशद्रोह के कानून में भी संशोधन की मांग को लेकर उन्होंने याचिका दाखिल कर दी। क्या आपके हिसाब से इसकी जरूरत थी?
अब देखिए, जहां तक बयान देके पूरे हिंसा को भड़काने का प्रश्न है, हाँ। ये तो बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए, हर समय हम तो 4 जिलों में 9 साल कलेक्टर के रूप में मैंने काम किया है। तो जब माहौल बड़ा सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है, कोई वाकया हो जाता है, जैसे बुरहानवाही का वाकया हो गया कश्मीर में, उस समय जो लीडरान हैं, जिस भी पार्टी के हों, जिस भी ग्रुप के हों, उनको बड़ा संयम बरतना चाहिए और लोगों को भी संयम बरतना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले शांति वापस लाना जरूरी है। शांति के माहौल में ही कोई बात हो सकती है, कोई बात हल की तरफ बातें चल सकती हैं। लेकिन अगर उस समय जब लोगों का जोश, लोगों की गुस्सा, उसी समय अगर आप इस तरह का बयान देंगे कि ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, चीख चीख के भाषण दे रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल भड़काने वाली बात होती है। और मैं कहता हूं कि इस तरह के माहौल में अगर परिपक्व कोई डेमोक्रेसी होगी, जमहूरियत होगी, तो ये लोगों को बरगलाने के, बच्चों को आगे करके सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़वाने का काम, उसके चलते कितने लोगों की बेचारे इनोसेंट जो भी हों, सही हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिनकी भी जाने गए हैं वो हिंदुस्तानी हैं, ये हिंदुस्तान का लॉस है। तो ऐसे माहौल में रोटी सेकने का जो काम करते हैं, बड़ी छोटी है सर। लेकिन नैतिकता के आधार पर और आम जनता के अंदर जो रोष है उनके खिलाफ, इसे देखकर आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए? आपने जो कहा कि एक परिपक्वता के साथ कदम उठाना चाहिए, तो इनके साथ जो ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए? मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन चूंकि आपने नाम लिया है, मैं आपको बता दूं, हमारे देश के लोग समझदार हैं और वो दोहरा चरित्र पसंद नहीं करते जी। यदि आप बिल्कुल ही स्वच्छ रहते, कहीं कोई कमी आप में नहीं रहती, आपने मायावती रेजिम में 2.5 एकड़ के 2 फार्म नोएडा एक्सप्रेसवे पर गलत तरीका अपनाते हुए नहीं लिए रहते जी। आपने हिमाचल में हिमाचल का सिटीजनशिप, हिमाचल का स्टेटहुड कि हम हिमाचली हैं कह के वहाँ संपत्ति नहीं खरीदी होती। और बहुत सारी ऐसी बातें, मैंने तो पढ़ा है एक मैगजीन में, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि दिखाती है कि आप जो आम लोग जिस तरह से संपत्ति के लालच या लोलुपता में पड़े हुए हैं, आप वैसे ही लोग हैं जी। मुझे आपसे लड़ाई नहीं है, आप वैसे रहिए, लेकिन आप एक दूसरे रूप को धारण करके कि मैं हिंदुस्तान में जो भी गड़बड़ी हो रहा है उन सब में मैं PIL करूंगा और लोगों को न्याय दिलाऊंगा, और जहां भी अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं उसके खिलाफ हूं। और कोई उंगली अगर मेरी ओर उठे तो उसे भी लेकर मैं PIL दाखिल कर दूंगा। मैं सीधे अब जी, विमल कीर्ति जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अहम बातें आपने रखी चर्चा में। अब हम आखिर में चाहेंगे कि आप सभी इस पर कंक्लूड करें कि हम प्रशांत भूषण की बात ना करें, उन्हें एक प्रतीक के तौर पे देखते हुए, जो देश में ऐसी विचारधाराएं हैं, जो देश के दुश्मन हैं और ऐसी बातें करते हैं, उनके लिए क्या कदम उठाना चाहिए। मैं चाहूंगी आप अपनी बात रखें पुनिया जी। सबसे पहले मैं सेना की भूमिका के बारे में बता देना चाहता हूं जाते जाते, क्योंकि मैंने देश के आर्मी में 13 साल सर्व किया है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि सेना, भारतीय सेना पहले कभी भी फायर नहीं करती है, कभी भी किसी भीड़ पे या जो उग्रवादी या जो भी, पहला फायर कभी नहीं करते हम लोग। लेकिन जब सामने से फायर आता है तो उसका जवाब गुलाब के फूलों से नहीं देते हैं, उसका जवाब गोली से ही दिया जाता है। पहली चीज, जो लोग कश्मीर में कह रहे हैं कि बच्चों को सेना ने मारा, नहीं, सेना किसी के घर में नहीं गई, किसी को बाहर नहीं निकाला, लेकिन सेना के ऊपर जब फायर आ रहा है, पत्थर मार रहे हैं, तो उसका जवाब गोली से ही दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, बुरहान वानी एक टेररिस्ट था, वो मारा गया, मारा जाना चाहिए, और भारतीय सेना आगे भी कोई टेररिस्ट कश्मीर में आएगा, देश के किसी कोने में आएगा, उसको मारेगी। तीसरी बात, जो लोग इस मुल्क में टेररिस्ट लोगों के सिंपैथाइजर हैं, मेरी नजर में वो खुद भी एक टेररिस्ट हैं। अगर उनको यही काम करना है, पाकिस्तान की नीतियों का यहाँ पे उनको लागू करनी है, तो इससे बेहतर है कि वो एक साइड का वीजा लें ऐसे लोग और पाकिस्तान चले जाएं। मैं बधवार सर के पास आऊंगी और ट्रेटर्स की क्या डेफिनेशन को लाने की जरूरत है, मैं उस पर आऊंगी सर। उससे पहले इलाहाबाद का रुख कर लेते हैं, वहां के लोगों की राय भी शामिल कर लेते हैं। प्रशांत भूषण द्वारा कश्मीर पर दिया गया ये बयान बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। मेरा कहना है कि प्रशांत भूषण के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। प्रशांत भूषण के द्वारा दिया गया बयान गलत है। प्रशांत भूषण
कुछ मस्तिष्क खराब है वृद्धावस्था के कारण, एम्स में इलाज करके स्वस्थ हो जाए। कश्मीर का एक बहुत बड़ा अंग है हमारा हिंदुस्तान, इस बार सेना लगनी चाहिए। उन्होंने जो बयान दिया है बिल्कुल गलत दिया है। और ये लखनऊ का भी रुख कर लेते हैं। प्रशांत भूषण ने जो कहा उस बयान को आप कैसे लेते हैं? और भाई वो सरासर गलत है, वो उनकी मानसिकता है, वो उसका खंडन होना चाहिए। और वो गलत तरीके से बयान देंगे। हमारी राय ये है कि वो भारत में था और भारत में रहेगा। भारत में था और भारत में मौजूद है। आप बताइए कि जो प्रशांत भूषण साहब ने कहा जनमत संग्रह कराया जाए, अगर वो चाहते हैं अलग कर दें, उनको अलग कर देना चाहिए। आप कैसे देखते हैं? जी, कश्मीर जो है भारत के एक अभिन्न अंग है और हम चाहते हैं दूसरा जनमत संग्रह कराया जाए, प्रशांत भूषण को ही पाकिस्तान भेज दिया जाए, ना कि कश्मीर को पाकिस्तान में दिया जाए। इस वजह से हम प्रशांत भूषण की बात का खंडन करते हैं। चलिए, एक अलग अलग सोच की बात सामने आई है और जी, और जनमत संग्रह की बात यहाँ पर हो रही है और क्या क्या जनमत संग्रह होने चाहिए, ये भी लोगों ने हम तक अपनी सलाह मशवरा भेजा है। मैं बदवार सर आपसे जानना चाहूंगी, जो बात अभी थोड़ी देर पहले सुरेंद्र पुनिया जी ने कहा कि जो ये हमें कह रहे हैं कि सिंपथाइजर ऑफ राइट टेररिस्ट हैं वो, तो उन्हें भी टेररिस्ट ही कहा जाए। क्या ट्रेटर्स के डेफिनेशन को भी अब लाने की जरूरत है? देखिए, संविधान में एंटी नेशनल राष्ट्रद्रोही का कोई परिभाषा नहीं है जी। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज जो हैं, जो 1970 मिसेस गांधी ने लाए थे, उसमें कहा था कि यू हैव टू लव एंड रिस्पेक्ट योर नेशन। सो ये तो इंडिविजुअल केस पे डिपेंड करता है। अगर कोई ऐसा सबूत हो कि कोई टेररिस्ट सिंपथाइजर है और टेररिस्ट को एक्टिवली अबेट एंड एड कर रहा है, उसमें हमारे आईपीसी में हजारों प्रावधान है जो उसके खिलाफ लगने चाहिए। सिंपल कि इट्स केस बाय केस बेसिस। खंडन जरूर करिए, पर खंडन का ये मतलब नहीं है कि उसको जेल में डालिए विदाउट द प्रॉपर रिकॉर्स टू व्हाट इज अंडर केदारनाथ केस, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन कर चुका है। जी, करण। आई कंप्लीटली एग्री विद मिस्टर बदवार। और इसमें हर सारे पूरे आईपीसी के अंदर और सारे क्रिमिनल मैनुअल के अंदर इस तरह की इंसाइटमेंट, अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी के लिए देयर आर स्पेसिफिक सेक्शंस फॉर इट। तो आई विल से कि इंसाइट करने वाले को, अबेट करने वाले को या कंस्पायर करने वाले को भी सेम ही सजा है जो एक टेररिस्ट को मिलनी चाहिए। एंड ऑल्सो आई विल से वन मोर थिंग कि इस सब चीज़ों का जो हम डिबेट कर रहे हैं यहाँ पे, इसका एक ही डिफेंस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, विच इज वेरी वाइड, बट देयर इज ऑलरेडी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। या सो देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एंड वही इकलौता डिफेंस है जो इसको करता है। तो मैं कहता हूँ कि इनको रेलेवेंट अथॉरिटीज को और उनको एक्शन लेना चाहिए। दे शुड गो इनटू ट्रायल एंड फाइंड आउट इज इट रियली फ्रीडम ऑफ स्पीच और नॉट, और इज इट रीजनेबली रिस्ट्रिक्टेड, और डिड ही से द राइट थिंग और डिड ही नॉट से द राइट थिंग। यहाँ पर एक ही बात है कि ये जो सारे लोग हैं, इनको मैं पर्सनली जानता हूँ। पहली बात तो इसमें से जितने हैं, इसमें अरुंधति रॉय छोड़ के कोई भी इंटेलेक्चुअल नहीं है, किसी की भी कोई किताब आई नहीं है और कुछ ऐसी कोई थॉट दी नहीं है किसी ने की जिसकी वजह से दुनिया बदल सकती है। तो ये इंटेलेक्चुअल, इनको कहना ही गलत है। ये लोग राष्ट्रद्रोही है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इनको जेल में नहीं डालो। देश में लाखों लोग अंडर ट्रायल जेल में सड़ रहे हैं, जिनके पास जमानत देने के लिए पैसे नहीं है, वो कन्विक्ट भी नहीं है। वो हो सकता है वो कन्विक्ट ना हो, लेकिन लाखों लोग ऐसे सड़ रहे हैं। और जबकि देशद्रोही को जेल नहीं भेजने के लिए लाखों लोग कोशिश कर रहे हैं, ये भयंकर कदम है। और दूसरी बात यह है कि बंदूक जब चलती है कहीं पे भी, तब आप बातचीत द्वारा उसका हल निकालने की कितनी भी कोशिश करें तो नहीं निकला जाता। इसीलिए देश, दुनिया की जो महासत्ता है अमेरिका, वो जब भी कोशिश करती है, वो बातचीत द्वारा हल करने की कोशिश के साथ सेना को वहां भेजती है और उसको दबाने की कोशिश करती है। उसी का हमें आदर्श रखना चाहिए। मैं चाहूंगी सर आप कंक्लूड करें, क्या दुनिया की भी जरूरत हमें पड़ रही है अब कश्मीर मसले को सुलझाने के लिए, या सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को अब वो मादा दिखाना चाहिए जिन कमियों की शुरुआत में हमने चर्चा की कि ये कमियां रही हैं स्टेट पॉलिसी में, जिस वजह से ये समस्या बनी हुई है? देखिए, मैं पुनः लौट करके हमारी चर्चा के मूल पे आता हूं, और वो है कि क्या इस तरह के बयान देशद्रोह की परिभाषा में आते हैं कि नहीं। मैं एक छोटा सा इसके साथ तुलनात्मक रेफरेंस दूंगा, संदर्भ दूंगा। हमारे यहाँ न्यायपालिका की अवमानना का सिद्धांत है कि नहीं है, और वो कोरा सिद्धांत नहीं है, वो एक यथार्थ है। उसको लेकर के लोगों में दहशत होती है। वो अदालत का, न्यायपालिका का तिरस्कार नहीं कर सकते।
क्या देश न्यायपालिका से छोटा है? जी। जब न्यायपालिका की अवमानना का एक प्रत्यक्ष कानून है और उसका सख्ती से पालन होता है, देश की अवमानना और देशद्रोह का आप कानून क्यों हल्के में लेते हैं? और वहां पर स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों आड़े आती है? न्यायालय की अवमानना में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। न्यायपालिका ठीक से काम कर सके, इसलिए हम उस स्वतंत्रता पर बाधा देते हैं अवमानना के कानून से। और ताज्जुब होता है कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता ही ऐसी बात कहते हैं, तो ये सोचना पड़ेगा इनको। और ये कॉमन सेंस है, इसके लिए कोई विलक्षण बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अपने यहाँ एक बुद्धिजीवी वर्ग तैयार हो गया है जिसने इस गैर जिम्मेदाराना सिद्धांत को पाल पोस कर बड़ा किया है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, बर्बादी तक जंग चलेगी, इस तरह के सिद्धांत हमारी यूनिवर्सिटीज और कैंपसेस में, जाधवपुर में, हैदराबाद में, जेएनयू में आप सुन और कह रहे हैं कि ये होने देना चाहिए। बिल्कुल, ये सामान्य सी बात है और ये हमारे लोकतंत्र के लिए स्वस्थ है। मतलब धिक्कार है इस तरह की मानसिकता पर। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब इस बात की राहत है, शुक्र है कि ऐसे प्रशांत भूषण सरीखे विचारधारा रखने वाले लोगों के सपोर्टर्स बहुत कम हैं और देश को जोड़ने वाले और देश के आन बान शान के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। और एक बार फिर हम अपने जनमत संग्रह की ओर आपको ले जाना चाहेंगे कि हमें फक्र है कि हमारे जनमत संग्रह में जो लोगों की आवाज थी वो एपीएन की आवाज से ही मिलती जुलती है। प्रशांत भूषण को लेकर हमने जनता से राय जानना चाही थी। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप और फोन कॉल पोस्ट के जरिए हमने आपसे राय मांगी थी, जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। इसमें कहीं से कोई भी चूक वाली बात नहीं है, क्योंकि हर वो प्लेटफॉर्म हमने आपको दिया जहां से आप अपनी आवाज हम तक पहुंचा सकते हैं। और लगभग एक ही आंकड़े हर जगह से हमें मिले। जनता से हमने सवाल पूछा था, क्या प्रशांत भूषण देशद्रोही हैं? जवाब में 91% लोगों ने प्रशांत भूषण को देशद्रोही करार दिया। सिर्फ 9% लोग प्रशांत भूषण को देशद्रोही नहीं मानते। फोन कॉल्स और व्हाट्सएप के जॉइंट जो रुझान थे वो हम आपको बता दें, ज्यादातर लोगों ने कहा कि वो देशद्रोही हैं। 98% लोगों ने कहा कि देशद्रोही हैं प्रशांत भूषण और सिर्फ 2% लोगों ने कहा कि नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने देशद्रोही जैसी कोई बात कही है। अगर दोनों आंकड़ों को हम मिला लें, एक एवरेज देखें, 94.5% लोग मानते हैं कि प्रशांत भूषण का जो वक्तव्य था वो देशद्रोह की ओर सीधे तौर पर इशारा करता है, स्पष्ट करता है। और ये भी बात सीधे तौर पर सामने आती है कि सरकार चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, कवायदे कर ले, लेकिन अगर ऐसी विचारधारा रखने वाले लोग हों, चाहे वो प्रशांत भूषण हो या समाज के किसी भी तबके से आते हों, तो ये मसला नहीं सुलझ सकता। सिर्फ 5.5% लोगों ने कहा कि प्रशांत भूषण को वो देशद्रोही नहीं मानते हैं। हमें फक्र है एपीएन के इस जनमत संग्रह पे, और ये बेहद जरूरी था कि आप लोगों की सोच सामने आती और ज्यादातर लोगों ने ये माना कि देश को तोड़ने वाली जो सोच है, वो विचारधारा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। और जितने भी एक्सपर्ट्स हमारे बीच थे उन्होंने भी यही कहा, कश्मीर हिंदुस्तान का अंग है और कश्मीरी हिंदुस्तान के साथ ही रहना चाहते हैं। और जो सोच ये कहती है कि हमें अभी भी बर्दाश्त करने की जरूरत है, ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है। अगर वो कुछ हटकर अलग कहते हैं तो कहें जरूर, लेकिन उसके पीछे अगर फैक्ट हो और भावना देशभक्ति से ओतप्रोत हो और मर्यादा में रहते हुए हो, तो उसका हमेशा हिंदुस्तान ने स्वागत किया है। हमारी सहिष्णुता दुनिया के लिए एक उदाहरण है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का एपीएन के जनमत संग्रह में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितने भी खास मेहमान हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे साथ सीधे उन्होंने फोन के जरिए या सीधे हमसे जुड़े, अपनी राय रखी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिएगा एपीएन न्यूज के साथ। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।